दूसरा अध्याय। पौ फटने के बाद ग्रेगोर की नींद खुली। वह नींद से अधिक बेहोशी थी। अपने आप तो वह बहुत देर बाद ही सोकर उठा होता। उसे पर्याप्त आराम मिल गया था और उसे गहरी नींद भी आई थी। लेकिन हॉल में चलते कदमों की आहट और दरवाजे बंद होने की आवाज़ों से उसकी नींद टूट गई थी। सड़क में जल रहे बल्ब से पीली रोशनी की पट्टियों की चमक सीलिंग और कमरे में रखे फर्नीचर के ऊपरी हिस्से पर पड़ रही थी, जबकि जहां वह लेटा था वहां अंधेरा था। अब वह क्रमशः स्पर्श शक्ति की प्रशंसा करने लगा था। सब कुछ को समझ वह धीरे धीरे दरवाजे के पास यह जानने के लिए पहुंचा कि बाहर हो क्या रहा है। उसका बायां बाजू एक लंबे घाव जैसा था और अपने पैरों की दो कतारों से वह लंगड़ा कर चल रहा था। एक पैर पूरी तरह से उस सुबह की कोशिशों में बुरी तरह घायल हो गया था। यह चमत्कार ही था कि मात्र एक पैर ही घायल हुआ था। वह बेकार सा पीछे लटकता हुआ चल रहा था। जब वह दरवाजे के पास पहुंच गया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह उसकी ओर क्यों खिंचा सा चला आया था। भोजन की गंध। वहाँ बेसिन में ताज़ा दूध रखा जिसमें सफ़ेद रोटियों के टुकड़े तैर रहे थे। वह प्रसन्नता से भर हंस ही दिया होता, क्योंकि वह सुबह की तुलना में कुछ अधिक ही भूखा था और उसने अपना सिर पूरी तरह झुका लिया था और आंखें सीधे दूध पर टिकी थी। लेकिन शीघ्र ही निराशा में भर वह हट गया, क्योंकि पीने में उसे न केवल कष्ट हो रहा था, अपनी चोट खाए बाएं बाजू के कारण और पूरी धड़कती देह के साथ ही दूध में भीतर जाना पड़ता था। साथ ही उसे दूध पसंद भी नहीं आ रहा था। हालांकि दूध उसे सर्वाधिक प्रिय है और संभवतः उसकी बहन ने उसके लिए वहां रखा होगा। घृणा से भर वह मुड़कर कमरे के बीच में पहुंच गया। वह दरवाजे की संद से लिविंग रूम में जलते गैस स्टोव को देख पा रहा था। हालांकि यह वह समय था जब उसके पिता अपराह्न के अखबार जोर जोर से पढ़कर माँ को सुनाया करते हैं और कभी कभार बहन भी वहीं बैठ जाती है। लेकिन अभी एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। हो सकता है कि उसके पिता ने जोर से पढ़ने की आदत ही छोड़ दी हो, जैसा उसकी बहन उसे चिट्ठियों में लिखती रहती थी। चारों ओर मौन पसरा था। हालांकि फ्लैट रहने वालों से खाली नहीं था। हमारा परिवार कितनी शांति से जीवन यापन कर रहा है, ग्रेगोर ने स्वयं से वहीं अंधेरे में बैठते हुए कहा। उसे अपने आप पर गर्व हो आया कि इस शानदार फ्लैट में अपने माता पिता और बहन को कितने सुविधापूर्ण जीवन की व्यवस्था उसने कर रखी है। लेकिन तब क्या होगा जब यह शांति, व्यवस्था और निश्चिंतता का अचानक अंत हो जाए तो? इन नैराश्यपूर्ण विचारों में खो जाने से स्वयं को बचाने के लिए वह कमरे में चारों ओर घूमने लगा। उस लंबी सांझ में दूसरी ओर एक दरवाज़ा कुछ खुला था और फिर जल्दी ही बंद हो गया था। इसी प्रकार दूसरी ओर का दरवाज़ा भी बंद हुआ था। स्वाभाविक है, कोई ना कोई भीतर आना चाहता है, लेकिन उसने शायद फिर अपना इरादा छोड़ दिया था। ग्रेगोर स्वयं लिविंग रूम की ओर के दरवाजे के निकट इस निश्चय के साथ खड़ा था कि जो भी अंदर आएगा उसकी आशंकाओं को दूर कर देगा। किंतु दोबारा दरवाज़ा खुला ही नहीं और वह व्यर्थ ही आशा लगाए रहा। जबकि सुबह जब दरवाजे बंद थे तो वे सभी अंदर आना चाहते थे, और अब जब उसने एक दरवाज़ा पूरा खोल दिया है और दूसरा दिन में खुल गया है, बावजूद कोई भी नहीं आ रहा था, जबकि दरवाजे की चाबियां दूसरी ओर ही लगी हैं। देर रात में लिविंग रूम में रोशनी देता गैस स्टोव बंद हो गया और ग्रेगोर निश्चिंत रूप से कह सकता था कि उसके माता पिता और बहन तब तक जागते रहे थे, क्योंकि वह उनकी पदचापों को सुन सकता था। अब सुबह तक तो उससे मिलने कोई आने वाला है नहीं, यह तो तय था। अतः उसके पास पर्याप्त समय था अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के बारे में मनन करने का। लेकिन ऊंचे और सुनसान कमरे में
जिसके फर्श पर वह लेटा था, उसी कमरे में जिसमें वह 5 वर्षों से रह रहा था, आशंकाओं से घिरा था। अर्ध चेतना में बिना किसी संकोच के वह सोफे के अंदर सरक गया। वहां उसे अच्छा महसूस हुआ। हालांकि उसकी पीठ कुछ दब रही थी और वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था, लेकिन उसकी देह कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी और पूरी तरह सोफे के अंदर नहीं जा रही थी। लेकिन उसे उसका कोई पश्चाताप न था। सारी रात वह वहीं रहा आया, कुछ समय हल्की नींद में जो भूख के चलते टूटती रही थी, और कुछ उन चिंताओं, आशाओं, आशंकाओं के कारण जो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा रहे थे कि फिलहाल तो उसे धैर्य रखना होगा और परिवार जिन समस्याओं का सामना उसके कारण करने बाध्य होगा, उसे अपने परिवार को धैर्य रखने में सहायता करनी होगी। दूसरी सुबह के बहुत पहले, जब रात का अंधेरा गाढ़ा था, ग्रेगोर को अपनी नई निश्चय से शक्ति मिली थी और वह कुछ विश्राम करने में सफल हुआ था। तभी उसकी बहन ने प्रायः पूरे कपड़े पहन हॉल की ओर का दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका। वह उसे तत्काल तो नहीं देख पाई, फिर भी जब उसने उसे सोफे के अंदर देख लिया, उसे कहीं ना कहीं तो होना ही था। वह उड़कर तो नहीं ही जा सकता था, है ना? तो इतनी घबरा गई कि बिना सोचे विचारे और 1 मिनट की देर किए उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। लेकिन शायद फिर अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो उसने तुरंत ही दोबारा दरवाज़ा खोला और पंजों के बल चलकर भीतर आ गई, जैसे वह किसी अपाहिज से मिलने आई हो या फिर किसी अजनबी से। ग्रेगोर अपना सिर सोफे के अंतिम छोर तक बाहर निकाल उसे देख रहा था। क्या वह इस बात पर ध्यान देगी कि उसने दूध को बिना पिए ही छोड़ दिया है, भूख न होने के कारण नहीं? और क्या वह और कुछ खाना उसकी रुचि के अनुसार लाएगी? यदि उसने अपने आप यह नहीं किया तो वह उसका ध्यान आकर्षित करने के बजाय भूख से मरना पसंद करेगा। हालांकि उसके मन में यह विचार तेजी से उठ रहा था कि उसे सोफे से जल्दी बाहर निकलकर उसके पैरों के पास जाकर जल्दी से कुछ भी खाना लाने के लिए चिरौरी करना चाहिए। किंतु उसकी बहन का ध्यान तुरंत ही चला गया था कि बेसिन में अभी भी दूध भरा हुआ है, सिवाय कुछ दूध के जो बाहर गिर गया था। उसने उसे उठा लिया था, नंगे हाथों से नहीं वरन कपड़े से, और बाहर चली गई। ग्रेगोर यह जानने को उत्सुक था कि अब वह खाने के लिए क्या लाएगी। उसने बहुत से कयास लगाए, लेकिन उसने वास्तव में क्या किया अपने ममता भरे दिल के चलते, इसका तो वह अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था। उसकी पसंदगी को जानने के लिए वह कई प्रकार का भोजन एक पुराने अखबार पर रखकर ले आई थी। वहाँ बासी आधी सूख चुकी सब्जियाँ, पिछली रात के भोजन की बची हड्डियाँ जिन पर सफ़ेद चटनी लगी थी जो अब तक जम चुकी थी, कुछ किशमिश और बादाम, चीज़ का टुकड़ा जो कड़ा हो चुका था, जिसे ग्रेगोर ने 2 दिन पहले ही खाने के लिए बेकार कह दिया होता, एक सूखी रोटी का रोल, मक्खन लगा रोल, और एक और रोल में नमक और मक्खन लगा हुआ था। इसके अलावा वह बेसिन में रख कुछ पानी भी भर कर ले आई थी, और फिर यह सोचकर कि उसकी उपस्थिति में ग्रेगोर खाएगा नहीं, वह तेजी से बाहर चली गई और दरवाजे को चाबी से बंद भी कर दिया, ताकि वह समझ जाए कि वह आराम से अपनी रुचि के अनुसार खा ले। ग्रेगोर के सभी पैर खाने की ओर चल पड़े। उसके घाव अवश्य ही सूख चुके होंगे। इसके साथ ही उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा भी नहीं हो रही थी। इससे उसे आश्चर्य ही हुआ और उसे याद आया कि करीब 1 महीने पहले उसकी उंगली चाकू से कट गई थी और उस चोट में परसों तक रह रह कर टीस उठती रही थी। क्या अब मैं कम संवेदनशील हो गया हूँ? उसने सोचा और मरभुक्कों की तरह चीज को चूसना शुरू कर दिया। वहां रखे खानों में सबसे पहले उसी ने उसे अपनी ओर खींचा था। आंखों में आंसू लिए उसने एक के बाद एक चीज, सब्जियों, चटनी को निगल लिया। दूसरी ओर ताजे भोजन की ओर
उसमें कोई इच्छा नहीं थी। उसे तो उसकी गंध भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच तो यह था कि जो कुछ उसे खाना था उसे वह घसीट कर वहां से कुछ दूर ले गया था। बहुत पहले खाना समाप्त कर वहीं आराम से लेट गया था। जब उसकी बहन ने धीरे से चाबी घुमाकर यह इशारा किया कि अब वह छिप जाए, वह तुरंत उठ गया और नींद आने के बावजूद फिर से सोफे के नीचे छिप गया। सोफे के अंदर रहने के लिए उसे आत्मनियंत्रण की आवश्यकता थी, भले ही कुछ सीमित समय के लिए, जब तक उसकी बहन कमरे में थी, क्योंकि भुखमरों की तरह खाने से उसकी देह फूल गई थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखें उसके सिर से बाहर निकली पड़ रही थी। जब वह अपनी संदेह रहित बहन को झाड़ू से सब कुछ करते देख रहा था, वह न केवल वे पदार्थ उठा रही थी जो खाने के बाद जिसके कुछ अंश वहां छूट गए थे, वरन वह भी जिन्हें उसने छुआ तक ना था, जैसे वह किसी के लिए भी कोई उपयोग का ना रह गया हो। उसने जल्दी से सब कुछ उठा बाल्टी में डाला और उसे लकड़ी के ढक्कन से ढाक लेकर चली गई। बमुश्किल अभी उसकी बहन घूमी ही थी कि ग्रेगोर ने सोफे के नीचे से खींचकर अपने को बाहर निकाल लिया। इस प्रकार ग्रेगोर को भोजन कराया जाने लगा था। पहली बार सुबह सुबह जब उसके माता पिता और नौकरानी अभी सो ही रहे थे, और दूसरी बार जब दोपहर के भोजन के बाद उसे माता पिता की दोपहर की झपकी के बीच नौकरानी को किसी काम के बहाने बाहर भेज दिया जाता था। उनकी मंशा मुझे भूखा मार डालने की कतई नहीं थी, लेकिन शायद वे उसे भोजन करते देख नहीं पाते, बजाय सुनने के, या शायद उसकी बहन जहाँ तक संभव हो इन छोटी छोटी परेशानियों से उसे दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत सी परेशानियां पहले से ही थी। कौन से बहाने से डॉक्टर और लोहार को वापस किया गया था पहली सुबह, ग्रेगोर को यह पता नहीं चल सका था, क्योंकि वह जो कुछ भी बोलता था उसे दूसरे समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन उनमें से किसी को भी यह समझ नहीं आया था, यहाँ तक कि उसकी बहन को भी, कि वह स्वयं उनकी बातों को अच्छी तरह सुन और समझ सकता है। और इसीलिए जब भी उसकी बहन कमरे में आती थी, उसे मात्र उसकी बीच बीच में निकलती आहों और संतों की प्रार्थनाओं से ही संतुष्ट रहना पड़ता था। बाद में जब परिस्थितियों की आदी हो गई थी, हालांकि पूरी तरह तो वह इनकी आदी होने वाली थी नहीं, गाहे बगाहे वह एक आध वाक्य बोल दिया करती थी, दया से भरा, जिसे माना जा सकता था। वाह, आज डिनर पसंद आया, वह कहा करती थी जब भी वह भोजन पूरा समाप्त कर देता था। और जब वह नहीं खाता था, जो क्रमशः अधिक होने लगा था, तब वह पीड़ा से भर कहा करती थी, अरे आज फिर कुछ वैसा का वैसा पड़ा रह गया है, लगता है छुआ तक नहीं गया है। हालांकि ग्रेगोर को नए समाचार सीधे तो मिलते नहीं थे, वह कमरों में होती चर्चा से बहुत कुछ जान लेता था। जब भी उसे आवाजें सुनाई पड़ती, वह उस कमरे के दरवाजे के पास तुरंत दौड़ जाता था और पूरी देह दरवाजों से सटा दिया करता था। शुरुआती दिनों में विशेषकर ऐसी कोई भी बात नहीं होती थी जो उसके संबंध में हो, भले ही सीधे ना हो। पूरे 2 दिन तो सुबह शाम भोजन के समय परिवार के सदस्य आपस में यही सलाह करते रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। यही नहीं, दिन के बीच में भी इसी विषय पर चर्चा होती रहती थी, क्योंकि कम से कम 2 सदस्य तो हमेशा घर में रहा ही करते थे, क्योंकि अकेले फ्लैट में कोई भी रहने को तैयार ना था और सभी के बाहर जाने की तो कल्पना भी नहीं करते थे। इन दिनों के पहले दिन ही कुक यह स्पष्ट नहीं था कि वह वस्तुस्थिति के बारे में क्या और कितना जानती है। उसने माँ के पास घुटनों के बल बैठकर छुट्टी देने की प्रार्थना की थी, और जब वह 15 मिनट बाद जाने लगी थी तो आंसू भरकर नौकरी से निकालने के लिए धन्यवाद दिया था, जैसे उस पर बड़ा भारी उपकार किया गया हो। और बिना किसी के सुझाए उसने भगवान की सौगंध खाकर कहा था कि वह एक शब्द भी, जो कुछ भी इस घर में हुआ है, उसके संबंध में किसी को भी नहीं बतलाएगी। अतः अब ग्रेगोर की बहन को खाना बनाना पड़ रहा था
और माँ की सहायता करनी पड़ रही थी। वास्तविकता यह थी कि खाना बनाना कोई खास परेशानी का काम नहीं था, क्योंकि वे लोग बमुश्किल कुछ कौर गले से नीचे उतार पा रहे थे। ग्रेगोर प्रायः ही अपने परिवार के किसी सदस्य से खाने का इसरार करता सुना करता था और बस एक ही उत्तर हर बार सुना करता था, धन्यवाद, मुझे जितना खाना था मैंने ले लिया। यह या ऐसा ही कोई अन्य वाक्य प्रायः ही उसके कानों में पड़ता था। शायद उन्होंने ड्रिंक लेना भी बंद कर दिया था। बार बार उसकी बहन पिता से पूछती रहती थी कि क्या वे बियर लेना पसंद करेंगे और स्वयं जाकर लाने को तत्पर भी हो जाती थी। लेकिन जब वे चुप रहते थे तब वह सुझाव दिया करती थी कि वह चौकीदार को लाने के लिए कह देती है ताकि उन्हें एहसान जैसा ना लगे। लेकिन एकमात्र शब्द जो पिता के मुंह से निकलता था वह था नहीं। और फिर इस विषय में आगे कोई बात नहीं होती थी। पहले ही दिन ग्रेगोर के पिता ने परिवार की माली हालत और भविष्य को उसकी माँ और उसकी बहन के सामने आईने की तरह रख दिया था। बीच बीच में वे उठकर उसे छोटी सी तिजोरी से कोई वाउचर या मेमोरेंडम तलाशने लगते थे, जिसे 5 वर्ष पहले व्यापार ठप होने पर उन्होंने बचा लिया था। कोई भी उस गूढ़ ताले को खुलने और कागजों की खरखराहट के बाद तिजोरी को बंद करते सुन सकता था। उसके पिता द्वारा की गई यह स्पष्ट घोषणा पहली प्रसन्नतादायक सूचना थी जिसे ग्रेगोर ने अपनी कैद के बाद सुना था। उसकी अपनी राय तो अभी तक यही थी कि पिता के व्यापार में से कुछ भी नहीं बचा है। कम से कम पिता ने इसके विषय में कभी भी कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन यह भी सच है कि उसने उनसे कभी दो टूक पूछा भी नहीं था। उस समय तो ग्रेगोर की एकमात्र इच्छा यही थी कि वह परिवार की सहायता कर उन्हें उस विपत्ति को भूल जाने में सहायता करे जिससे व्यापार चौपट हुआ था और उन सभी को निराशा की गर्त में फेंक दिया था। और इसीलिए विशेष उत्साह से वह काम में जुट गया था और छोटे बाबू की जगह फटाफट सेल्समैन बन गया था, जिसमें अच्छा पैसा कमाने के अवसर थे। और उसकी सफलता शीघ्र ही गोल गोल सिक्कों में बदल गई थी, जिन्हें टेबल पर रख वह परिवार को आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों ही कर दिया करता था। वे अच्छे दिन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दिखावे के लिए खर्च नहीं किया। हालांकि बाद में ग्रेगोर ने इतनी कमाई करना अवश्य शुरू कर दिया था कि घर के सभी खर्चों का बोझ वह अकेले ही उठाने लगा था, और वह भी निहायत आराम से। फिर कुछ दिनों में वह रूटीन हो गया था। परिवार और ग्रेगोर दोनों के लिए पैसा सम्मान के साथ स्वीकारा जाता था और प्रसन्नता के साथ दिया जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार की ऊष्मा का पूरी तरह अभाव था। अपनी बहन से उसकी अंतरंगता थी। उसने मन ही मन यह योजना बना रखी थी कि वह बहन को, जिसे संगीत से बेहद लगाव था और वायलिन बहुत अच्छा बजाया करती थी, उसे अगले वर्ष कंजर्वेटोरियम में संगीत शिक्षा के लिए भेज देगा। हालांकि यह पर्याप्त खर्चीला होगा, लेकिन जिसे वह किसी अन्य तरीके से पूरा कर लेगा। यात्राओं के बीच के संक्षिप्त गृह निवास में वह बातचीत के दौरान बहन से वह प्रायः ही कंजर्वेटोरियम के बारे में कहा करता था, लेकिन एक सुंदर स्वप्न की तरह जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। और उसके माता पिता इन मासूम संदर्भों से प्रायः निरुत्साहित किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ग्रेगोर ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था और पूरी गंभीरता के साथ बड़े दिन पर इसकी घोषणा करने वाला था। ये थे वे विचार जो उसकी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह हवा में उड़ गए थे, लेकिन जो उसके सिर में लगातार चक्कर लगा रहे थे जब वह दरवाजों से सटकर खड़े हो सुनने की कोशिश करता था। कभी कभार थकान से भर वह सुनना बंद कर दिया करता था और अपने सिर को दरवाजे से हटा लिया करता था, लेकिन वह हमेशा सजग हो जाया करता था, क्योंकि उसके सिर की जरा सी जुम्बिश से उत्पन्न आवाज़ दूसरी ओर सुन ली जाती थी और बातचीत तुरंत बंद हो जाया करती थी। वह अभी क्या कर रहा होगा?
कुछ देर की खामोशी के बाद उसके पिता कहा करते थे, स्वाभाविक है, दरवाजे की ओर देखते हुए। और फिर चुप्पी। और फिर कुछ देर बाद बातचीत के तागे फिर उठा लिए जाते थे। ग्रेगोर को अब जाकर खबर लगी थी। जितनी बार चाहता वह इसे सुन सकता था, क्योंकि उसके पिता प्रायः ही स्पष्ट किया करते थे, और संभवतः इसलिए भी क्योंकि बहुत समय बाद वे इस संबंध में निर्णय कर रहे थे, और इसलिए भी कि उसकी माँ तत्काल समझ नहीं पाती थी कि एक विनिवेश राशि, एक छोटी सी राशि, यह सच है कि उनके सौभाग्य से व्यापार की बर्बादी के बाद भी न केवल बच गई है, वरन कुछ बढ़ भी गई है, क्योंकि डिविडेंड छुआ ही नहीं गया था। इसके अलावा जो रकम ग्रेगोर हर महीने घर लाया करता था, उसमें से वह अपने लिए बहुत कम डॉलर बचाकर रखा करता था। घर में दी गई रकम पूरी खर्च नहीं होती थी, और फिलहाल वह राशि भी एक पूंजी हो गई है। दरवाजे के पीछे ग्रेगोर ने उत्सुकता और उत्साह से भर सिर हिलाया, और इस अनअपेक्षित कंजूसी और अग्रिम सोच के सबूत से वह प्रसन्नता से भर गया था। सच तो यह है कि इस अतिरिक्त बचत राशि से उसने अपने पिता द्वारा चीफ से लिए ऋण की कुछ और राशि चुका दी होती, और इस प्रकार वह दिन और निकट ला सकता था जब वह नौकरी छोड़ने की स्थिति में हो जाता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पिता के द्वारा लिया गया निर्णय ही बेहतर था। लेकिन इस पूंजी के ब्याज से परिवार अधिक समय तक नहीं चल सकता था। 1 वर्ष या शायद पेट काटकर 2 वर्ष तक चल सकेगा, बस। यह ऐसी पूंजी थी जिसे छुआ ही नहीं जाना चाहिए, और उसे दुर्दिनों के लिए बचाकर रखना चाहिए। दैनिक और मासिक खर्चों के लिए तो कमाई की ही जानी चाहिए। उसके पिता स्वस्थ तो हैं, लेकिन बूढ़े हैं, और उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया है। साथ ही उनसे अधिक श्रम की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इन पिछले 5 वर्षों में अपनी असफल किंतु दिन रात एड़ी का पसीना माथे से चुचवाती जिंदगी में उन्हें पहली बार कुछ आराम मिला था, लेकिन उससे वे मोटे और आलसी हो गए हैं। ग्रेगोर की बूढ़ी माँ, भला वे अपने दमे के साथ कैसे कमाई कर सकती हैं? दमा जो उन्हें फ्लैट में केवल चलने भर से हफा देता, और हर दूसरे दिन उन्हें सोफे पर सांस लेने के लिए खुली खिड़की के पास आराम करने को विवश कर देता है। तो अब क्या उसकी बहन को मजदूरी करनी होगी, जो अभी मात्र 16 वर्ष की लड़की है, और जिसकी जिंदगी अभी तक हंसी खुशी से भरी थी, जिसमें सजना संवरना, देर तक सोना, घर के काम में कुछ सहायता कर देना, कभी कभार किसी पारंपरिक मनोरंजन में भागीदारी, और इन सब के ऊपर वायलिन बजाना भर रहा है। शुरुआत में जब भी हॉल में पैसे कमाने की बात उठा करती थी, तो वह दरवाजे को गुस्से से छोड़ ठंडे चमड़े के सोफे पर गिर जाया करता था, और शर्म और दुख से वह तपने लगता था। प्रायः बिना नींद के वही लंबी रातों में पड़ा रहता था, और चमड़े को देह से घंटों रगड़ता रहता था, या फिर पूरी ताकत लगा किसी तरह आर्म चेयर को खिड़की के पास घसीट कर ले जाया करता था, और खिड़की की दहलीज से कांच से उस पार झांकने लगता था। बाहर देख उसे एक प्रकार की आज़ादी का अनुभव होता था, जबकि सच यह था कि उसे अभी कुछ धुंधला दिखने लगा था। सड़क के उस पार बने अस्पताल को वह आसानी से देख लिया करता था, और यदि उसे स्मरण ना होता कि वह शार्लेट स्ट्रीट में रहता है, जो एक शांत सड़क है, लेकिन है तो शहर की सड़क, तो वह यह विश्वास कर लेता है कि उसकी खिड़की के उस पार एक बंजर जमीन है, जहां आकाश और भूरापन आपस में मिल गया है। उसकी चतुर बहन को बस 2 बार यह देखने की आवश्यकता थी कि आर्म चेयर खिड़की के पास लाई गई है। उसके बाद तो जब भी वह कमरे की सफाई करती, तो उसे हमेशा सरकाकर खिड़की के पास रखने लगी थी। साथ ही खिड़की को भीतर से खुली छोड़ दिया करती है। काश
वह उससे कह सकता और आभार प्रकट कर सकता उस सब कुछ के लिए जो वह उसके लिए कर रही है, तो उसका और बेहतर ध्यान वह रख पाती। सच तो यह था कि इस सब से उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। हालांकि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करती थी कि उसके कामों में जो भी उसे पसंद नहीं थे उन्हें जल्दी जल्दी और हल्के हल्के किया करती थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वह सफल होती चली गई थी। लेकिन इस बीतते समय ने ग्रेगोर के ज्ञान में भी तो वृद्धि की थी। जिस तरह वो आया करती थी उससे वह परेशान हो जाया करता था। कमरे में कदम रखते ही वो तुरंत खिड़की के पास तेजी से पहुंच जाया करती है, दरवाजे को बंद करना भूलकर, जैसे वह ग्रेगोर को दूसरों की नज़रों से बचाने के लिए पहले किया करती थी। और जैसे उसका दम घुट रहा हो वह फटाक से खिड़की खोल देती है, जल्दी जल्दी उंगली चलाकर। और फिर कुछ देर तक उस खुले बर्फीले मौसम में खड़ी रहे रूह कपाती सर्दियों के बीच वो लंबी लंबी सांस लेती है। दिन में 2 बार उसकी इस शोर भरी हरकत से वह परेशान हो जाया करता है। वह हमेशा सोफे के नीचे कांपते हुए खड़ा रहता है, यह सोचते कि कम से कम बहन उसे इस भयानक उत्पात से तो आसानी से बचा ही सकती थी, यदि वो उसके कमरे में कुछ समय बिना खिड़की खोले बिताती तो। कायांतरण के 1 महीने बाद जब ग्रेगोर के अनुसार उसे देख चौंकने या घबराने जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए थी, अपने तयशुदा समय से वो कुछ जल्दी ही कमरे में आ गई, तो उसने उसे खिड़की के बाहर स्थिर हो एकटक देखते हुए पाया था, एक भूत की तरह। ग्रेगोर को ना तो कोई आश्चर्य होता और ना ही आपत्ति ही होती यदि वो आज आती ही नहीं तो, क्योंकि तब वह उसके वहां खड़े होने के कारण तत्काल खिड़की ना खोल पाती। लेकिन वह ना केवल चौंककर पीछे की ओर उछली थी, वरन पलटकर दरवाजे को जल्दी से बंद भी कर दिया था। किसी अजनबी ने तो यही सोचा होता कि उसे डराने के लिए ही तैयारी किए बैठा था। स्वाभाविक है वह तुरंत ही सोफे में छिप गया था, लेकिन उसके दोबारा आने की उसे दोपहर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, और जब वो आई तो सामान्य से कुछ अधिक असहज महसूस कर रही थी। इससे उसे एहसास हो गया कि वह अवश्य ही घिनौना दिखता होगा और वह घृण्य ही रहेगा, और उसकी बहन को उसकी जरा सा भी हिस्सा दिखते ही भागने की तीव्र इच्छा को रोकने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी। इस संकट से उसे बचाने के लिए उसने एक चादर को किसी तरह पीठ पर लादा और उसे किसी तरह सोफे तक ले आया। इस काम को पूरा करने में उसे पूरे 4 घंटे लगे थे, और फिर उसे ऐसे जमा लिया था ताकि वह पूरी तरह छिपा रहे, ताकि यदि बहन को झुकना भी पड़े तब भी उसकी नज़र उस पर ना पड़े। यदि बहन ने चादर को अनावश्यक माना होता तो उसने तुरंत ही सोफे से उसे हटा दिया होता, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही था कि अपने को छिपाए रखने के लिए ही यह पर्दा व्यवस्था उसके लिए सुविधाजनक नहीं ही रही होगी। लेकिन उसने चादर को छुआ तक नहीं, और ग्रेगोर को उसकी आंखों में आभार के भाव की झलक मिली थी जब उसने चादर को जरा सा हटाकर उसकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश की थी। पहले पखवाड़े में तो उसके माता पिता उसे कमरे के अंदर आने का साहस ही नहीं बटोर पाए थे। उसने उन्हें प्रायः ही बहन की प्रशंसा करते ही सुना, जबकि इसके पहले वे उसे नाकारा और कामचोर बेटी ही घोषित करते रहते थे। लेकिन इन दिनों दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़े उसकी राह देखा करते थे, और जब उसकी बहन उसके कमरे की सफाई करती रहती थी और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती उसे तत्काल कमरे के बारे में विस्तार से उन्हें बतलाना पड़ता है। ग्रेगोर ने क्या खाया, आज उसका व्यवहार कैसा था, और क्या उसकी हालत में कोई सुधार हुआ है। हालांकि उसकी माँ ने कुछ ही दिनों बाद उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उसके पिता और बहन ने उनका विरोध किया था, और जिन्हें ग्रेगोर ने ध्यान से न केवल सुना ही था वरन उन तर्कों से पूर्णतः सहमत भी था। लेकिन बाद में तो उन्हें ज़बरदस्ती रोकना पड़ा था जब वे चीख कर बोली थी, मुझे ग्रेगोर के पास जाने दो, वो आखिर मेरा अभागा बेटा है।
मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है कि नहीं। ग्रेगोर की भी यही राय थी कि उन्हें आने देना चाहिए। हर दिन ना सही तो कम से कम हफ्ते में एक बार। वे परिस्थिति को भली भांति समझती है, कम से कम उसकी बहन से तो बेहतर है, जो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अभी थी तो बच्ची ही। हालांकि उसने इस कठिन काम को अपने हाथ में बिना सोचे विचारे बच्चों की तरह ले लिया है। अपनी माँ को देखने की इच्छा ग्रेगोर की जल्दी ही पूरी हो गई थी। दिन के समय खिड़की में जाकर स्वयं को दिखाने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी, अपने माता पिता के बारे में सोचकर। लेकिन जितनी भी गज जमीन उसके आसपास थी, उसमें रेंगने में भी उसकी रुचि नहीं थी। ना ही वह पूरी तरह रात आराम से सोने के लिए ही तैयार था। इन दिनों उसकी रुचि भोजन में तेजी से खत्म होती जा रही थी। इसलिए मात्र मनोरंजन के लिए उसने दीवार और सीलिंग पर आड़े तिरछे चलना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा आनंद उसे सीलिंग में लटकने से मिलता था। फर्श पर लेटने से वही कहीं बेहतर था। वहाँ ऊपर आराम से सांस ली जा सकती थी और देह आराम से आगे पीछे झूलती रहती थी, और इस लटके रहने में उसे आनंद आता था। और जब वह सीलिंग छोड़ फर्श पर टप से गिरता था तो उसे बहुत मजा आता था। जब वह अपनी देह को भली भांति समझने लगा था और उस पर उसका अधिकार पहले से अधिक हो गया था। साथ ही इतने ऊपर से गिरने के बावजूद उसे चोट नहीं लगती थी, ना ही कोई नुकसान ही होता था। उसकी बहन ने ग्रेगोर की इस नई आदत को जल्दी ही समझ लिया था, क्योंकि वह जहाँ से भी रेंगकर गुजरता था, उसके नीचे चिपचिपे द्रव की एक परत वह छोड़ता चला करता था। इसे देख बहन के मन में आया कि रेंगने के लिए उसे अधिक से अधिक जगह देने के लिए कमरा कुछ खाली करने के लिए बीच में रखे फर्नीचर को हटा दें तो कैसा रहेगा, ताकि उसे रेंगने में कोई बाधा ना रहे, जैसे लिखने वाली टेबल और दराजों वाली मेज। बस इससे अधिक तो उसकी क्षमता के बाहर था। वो अपने पिता से सहायता मांगने की तो हिम्मत बटोर नहीं सकती थी। और जहाँ तक नौकरानी का प्रश्न था, 16 वर्षीय जिसने महराजन के जाने के बाद रुकने का साहस दिखलाया था, उससे तो सहायता के लिए कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि उसने पहले ही किचन के दरवाजे को हमेशा बंद रखने की अनुमति मांग ली थी और बुलाने पर ही दरवाजा खोला करती है। अतः उसके पास कोई राह नहीं बची थी सिवाय माँ से सहायता मांगने के। उस 1 घंटे में जब पिता बाहर जाते हैं और वे सहर्ष तैयार हो गई थी, प्रसन्नता और उत्सुकता के साथ, और जो ग्रेगोर के कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही कपूर की तरह उड़ भी गई थी। यह तो स्वाभाविक ही था कि पहले ग्रेगोर की बहन ही यह सुनिश्चित करने भीतर गई थी स्थिति का जायजा लेने के लिए, माँ के आने के पहले। हड़बड़ाहट में ग्रेगोर ने चादर को मोड़ तोड़कर ऐसे लटका दिया था जैसे उसे यूं ही सोफे पर फेंक दिया गया हो, और माँ को देखने के लिए इस बार वहां झांका भी नहीं। उसने माँ को देखने के आनंद को दबाए रखा था और यही सोच गदगद हो रहा था कि वे कम से कम कमरे में आई तो। आइए, भीतर आ जाइए, वो दिखाई नहीं देगा, उसकी बहन ने माँ का हाथ पकड़ भीतर लाते हुए कहा था। ग्रेगोर 2 स्त्रियों के द्वारा वजनदार पेटी को उठाते सरकाते सुन रहा था। हालांकि मेहनत बहन ही अधिक कर रही थी, वह माँ की शिकायतों को भी सुन रहा था, जो अधिक थक जाने की आशंकाएं व्यक्त कर रही थी। उन्हें उठाधरी में बहुत समय लग गया था। 15 मिनट तक पेटी को हिलाने डुलाने और सरकाने के बाद उसकी माँ ने पेटी को वहीं छोड़ देने को कहा। एक तो वह बहुत वजनदार थी और साथ ही उसे पिता के आने के पहले तक उचित जगह पर पहुंचाया भी नहीं जा सकता था, और इस तरह कमरे में बीचों बीच छोड़ देने से मात्र ग्रेगोर के चलने फिरने में परेशानी ही पड़ेगी। दूसरी ओर यह भी तय नहीं था कि पूरे फर्नीचर को हटाने से ग्रेगोर को कोई विशेष सहायता मिल ही जाएगी। उनकी अपनी सोच थी। खाली दीवारों को देख जब उनका दिल भारी हो घबराने सा लगता है, तो ग्रेगोर को भी तो ऐसा ही महसूस हो सकता है,
और यह भी तो सच है कि वह इतने दिनों से अपने फर्नीचर के साथ रह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके हटाने से उसका अकेलापन और बढ़ जाए। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उन्होंने बेहद धीमी आवाज में अपनी बात पूरी की। सच तो यह था कि वे शुरू से फुसफुसा कर बोल रही थी, जैसे चाहती हूँ ग्रेगोर ना ही सुने तो बेहतर है। जिसके कमरे में होने के सही स्थान से वे पूरी तरह अनजान थी। वे चाहती थी कि उनकी आवाज़ उसके कानों में ना ही पड़े, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह उनके शब्दों को ना तो सुन सकेगा और ना ही समझ सकेगा। तुम्हें नहीं लगता कि फर्नीचर को हटाकर हम यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमने उसके सामान्य होने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी है और उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है? मेरे विचार से तो उसके कमरे को जस का तस छोड़ देना चाहिए, ताकि जब वह लौटे तो उसे अपना कमरा ज्यों का त्यों मिले। इससे उसे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने में मदद मिलेगी। अपनी माँ के शब्दों को सुन ग्रेगोर को एहसास हुआ कि पूरे 2 महीने तक मनुष्यों की तरह बात ना करने और जीवन के एक रास्ता से वह विभ्रम में पड़ गया है। अन्यथा वह स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता कि वह पूरा कमरा तहे दिल से खाली ही चाहता है। क्या वह वास्तव में चाहता था कि उसका आरामदायक ऊष्मा से भरा कमरा, जिसमें पुराना परिचित फर्नीचर यथास्थान रखा है, वह उसे नंगे डैम में परिवर्तन करा देना चाहता है, ताकि वह बिना किसी विघ्न बाधा के सभी दिशाओं में रेंग सके, लेकिन इसके साथ ही पूर्व मानवीय जीवन को पूरी तरह भूलकर। वह विस्मृति की कगार पर था और अपनी माँ की आवाज़ को, जिसे उसने बहुत समय से नहीं सुना था, उसे वापस खींच लिया है। नहीं, उसके कमरे से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। हर वस्तु जस की तस रखी रहनी चाहिए। मानवीय स्थिति के लिए उसके फर्नीचर को यूं ही रहना आवश्यक था, और यदि फर्नीचर से उसके व्यर्थ गोल गोल रेंगने में बाधा पड़ती है तो वह कोई बाधा नहीं है, वरन अंततः हितकर ही सिद्ध होगा। दुर्भाग्य से उसकी बहन की राय विपरीत थी। अकारण ही उसकी यह राय नहीं बनी थी कि वो ग्रेगोर के विषय में अपने माता पिता की तुलना में कुछ ज़्यादा ही जानती समझती है। इसलिए माँ की राय के विरुद्ध उसने निश्चय कर लिया था कि कमरे से पेटी और लिखने के टेबल को तो यहाँ से हटाया ही जाना चाहिए। साथ ही सोफे को छोड़ सब कुछ को यहाँ से उठाना ही है। यह निश्चय कैशौर्य सुलभ जिद से नहीं जन्मा था, वरन पिछले दिनों के अनुभव से उत्पन्न हुआ था। उसकी समझ में आ गया था कि ग्रेगोर को रेंगने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है। साथ ही उसने ग्रेगोर को कभी भी किसी फर्नीचर का उपयोग करते हुए नहीं देखा था। दूसरा कारण था वह उत्साह जो किशोरावस्था का गुण होता है, जिसके अनुसार ग्रेटी अपने भाई की परेशानियों की कल्पना कर कुछ अधिक सहायता करना चाहती थी। इस कमरे में खाली दीवारों के बीच जिसमें ग्रेगोर अकेला रहता है, उसमें उसके अलावा और कोई पैर रखने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और इसीलिए वो अपने निश्चय पर अडिग रही थी। माँ के लाख समझाने बुझाने के बावजूद जो ग्रेगोर के कमरे में वैसे भी कुछ घबराई होने से अनिश्चित की स्थिति में थी, अंततः वे थक हार कर चुप हो गई और अपनी बेटी की सहायता पेटी सरकाने में भरसक करती रही। अब पेटी के बिना तो ग्रेगोर काम चला सकता था, लेकिन लिखने की डेस्क तो उसे किसी भी सूरत में रोकनी ही थी। जैसे ही दोनों महिलाएं काखती कराहती पेटी को कमरे के बाहर ले गई, ग्रेगोर ने सोफे के नीचे से सिर बाहर निकाला, यह सोचते हुए कि पूरी सावधानी के साथ इसमें कैसे बाधा पहुंचाए। अब यह उसका दुर्भाग्य ही समझिए कि उसकी माँ कमरे में पहले लौट आई। ग्रेटी को पेटी को दूसरे कमरे में सरकाने और जमाने के लिए छोड़कर। हालांकि वह अकेली उसे हिला पाने में भी समर्थ नहीं हो पा रही थी। अब माँ की आदत तो उसे देखने की थी नहीं, उसे देख तो वे बीमार भी पड़ सकती थी,
इसलिए ग्रेगोर घबराकर सोफे के दूसरे कोने की ओर भागा, लेकिन इसके बावजूद हिलती चादर तो वह छोड़ ही गया था। बस इतना पर्याप्त था उन्हें सावधान होने के लिए। वे एक क्षण को स्थिर खड़ी रहीं और फिर तुरंत ही उल्टे पैर ग्रेटी के पास चली गई थी। हालांकि ग्रेगोर लगातार स्वयं को आश्वस्त करता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो बहुत चिंतनीय हो, बस फर्नीचर को ही तो यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन नहीं, उसे बहुत जल्दी ही स्वीकारना पड़ा कि इन दोनों स्त्रियों के बार बार यहाँ वहाँ घूमने, उनकी लंबी सांसें, फर्नीचर के फर्श से रगड़ने की आवाज़ें, उसके चारों ओर बढ़ता शोर, सब मिलकर उसकी सहन शक्ति के बाहर होता जा रहा है। और वह कितना ही अपने सिर और पैरों को सिकोड़े, उसने स्वयं से कहा, वह इसे अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वे उसके कमरे को पूरी तरह साफ करने में जुटी थी। उस प्रत्येक वस्तु को वे हटा रही थी जिनसे उसे प्यार रहा है। वह चेस्ट जिसमें अपना नेल कटर और दूसरे आवश्यक औजार रखता रहा है, उसे तो वे पहले ही घसीट कर ले जा चुकी थी। और अब वे राइटिंग टेबल को ढीला करने में व्यस्त थी, जो एक प्रकार से फर्श पर गड़ ही गई है। डेस्क जिस पर उसने अपना पूरा होमवर्क किया है जब वह कमर्शियल एकेडमी और ग्रामर स्कूल में था, जब उसके पास दोनों माँ और बहन की सदिच्छा के विषय में सोचने का समय नहीं था। उनके अस्तित्व को ही वह एक प्रकार से भूल चुका था, क्योंकि वे इतनी पस्त हो चुकी थी कि वे चुपचाप मेहनत किए जा रही थी और केवल उनके पैरों की भारी आवाज़ें ही सुनाई पड़ रही थी। बस वह तेजी से भागा। दोनों स्त्रियां उस समय अगले कमरे में राइटिंग टेबल पर झुक अपनी सांसें सम कर रही थी। उसने 4 बार दिशा बदली, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। सामने की दीवार की ओर गया, जो पहले ही खाली हो चुकी थी। वहाँ उसने फर से लदी महिला की फोटो को टंगा हुआ देखा। तुरंत रेंगकर वह वहाँ पहुँचा और उसके कांच से सट गया, जो पकड़ने के लिए अच्छी सतह थी और जो उसके गर्म पेट को आराम भी दे रही थी। यह फोटो जो पूरी तरह उसके नीचे छिपी है, इसे वह किसी को भी हटाने नहीं देगा। उसने लिविंग रूम की ओर के दरवाजे से दोनों स्त्रियों को आते हुए देखने के लिए सिर घुमा लिया। वे अधिक आराम किए बिना वापस आ रही थी। ग्रेटी अपनी माँ को हाथों से सहारा दे रही थी। अच्छा, तो अब हम क्या उठाएंगे? ग्रेटी ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें दीवार पर ग्रेगोर से मिली। वह घबराई नहीं, बल्कि शांत रही, क्योंकि माँ वहाँ थी। उसने माँ की ओर सिर घुमाया ताकि वे ऊपर ना ही देखें और लरजती आवाज़ में कहा, आइए हम कुछ देर लिविंग रूम में चलकर बैठें। उसका इरादा ग्रेगोर ने समझ लिया। वह माँ को आराम से सुरक्षित बैठाकर उसे दीवार से भगाना चाहती थी। ठीक है, उसे कोशिश करने दो, वह फोटो से चिपका रहेगा। उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। सीधे उड़कर वह ग्रेटी के चेहरे पर जाएगा। ग्रेटी के शब्दों से माँ बेचैन हो गई थी और एक कदम एक ओर रख उनकी दृष्टि पूरे बड़े वॉलपेपर पर पड़ी। और इससे पहले कि वे निश्चिंत हो कि उन्होंने जो देखा है वह ग्रेगोर ही है, वे घर्राती आवाज में जोर से चीखी, हे भगवान, उफ भगवान! और हाथ पसारकर सोफे पर धम्म से गिर पड़ी, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। ग्रेगोर! उसकी बहन ने उसे घूरते हुए मुट्ठी हिलाई। यह पहली बार था कायांतरण के बाद जब उसने उससे सीधे बात की थी। ग्रेटी तेजी से दूसरे कमरे में माँ को होश में लाने के लिए कोई स्मेलिंग सॉल्ट लेने चली गई। ग्रेगोर उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन वह फोटो को बचाना भी चाहता था, लेकिन वह कांच से चिपक गया था। उसे स्वयं को जोर से खींचना पड़ा और फिर वह बहन के पीछे अगले कमरे की ओर दौड़ पड़ा था, जैसे बहन को सलाह देने वाला हो, जैसा वह हमेशा करता आया था। लेकिन उसके पीछे जाकर असहाय सा खड़ा हो गया था, जो वहां रखे छोटी बोतलों को उठा उठा कर देख रही थी। और जब
उसने यूं ही मुड़कर देखा तो उसे वहां देख चौंक गई थी। हाथ में पकड़ी बोतल हाथ से छूटी और फर्श पर तड़ाक से गिर टूट गई। कांच का एक टुकड़ा ग्रेगोर के चेहरे पर लगा और कोई हानिकारक दवा छपाक से उस पर पड़ी। बिना 1 मिनट रुके ग्रेटी ने सभी बोतलें हाथों में उठाई और उन्हें ले माँ के पास चली आई और कमरे के भीतर होते ही पैर के धक्के से दरवाजे को बंद कर दिया। ग्रेगोर अपनी माँ से दूर हो चुका था, जो शायद उसी के कारण मृत्यु के मुंह में पड़ी थी। बहन के आतंकित हो जाने की आशंका से वह दरवाजे खोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता था और आत्मभर्त्सना और माँ की स्थिति से परेशान हो वह लगातार रेंगने लगा। दीवारों पर, फर्नीचर पर और सीलिंग पर। निराशा के कारण पूरा कमरा चारों ओर घूमने लगा था और फिर वह बीच में रखी टेबल पर गिर गया था। कुछ देर तक ग्रेगोर वैसे ही पड़ा रहा। वह कमजोरी महसूस कर रहा था और चारों ओर फैली खामोशी शायद एक शुभ संकेत ही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी किचन में बंद थी, इसलिए ग्रेटी को दरवाज़ा खोलना पड़ा। पिता थे। ये सब क्या हो रहा है? भीतर आते ही उनके पहले शब्द थे। शायद ग्रेटी के चेहरे ने उन्हें सब कुछ बतला दिया था। ग्रेटी ने भरे गले से उनके सीने में मुंह छिपाते हुए कहा, माँ बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वे ठीक हैं। ग्रेगोर छूट गया है। बस इसी का तो मुझे डर था, उसके पिता ने कहा। यही तो मैं तुमसे बार बार कहता आ रहा था ना, लेकिन तुम औरतों की जात सुनती कहाँ है किसी की। ग्रेगोर को अंदाजा हो गया कि उसके पिता ने ग्रेटी की बात से अर्थ का अनर्थ निकाल लिया है और यह स्वीकार लिया है कि ग्रेगोर ने कोई न कोई खतरनाक काम को अवश्य ही अंजाम दे दिया है। स्वाभाविक है, ग्रेगोर को अपने पिता को सांत्वना देनी ही होगी। चूँकि उसके पास ना तो समय था और ना ही संतुष्टि का कोई साधन ही, अतः वो जो कर सकता था उसने किया। उड़ा और अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंच दुबक कर बैठ गया, ताकि जब भी वे हॉल में इधर आए तो उसे देख ले कि उनके बेटे के इरादे नेक हैं और वह अपने कमरे में जल्द से जल्द चला जाना चाहता है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस दरवाजे के खुलने भर की देर है और वह भीतर चला जाएगा। किंतु उसके पिता इतने अच्छे मूड में नहीं थे। ओह! भीतर आते ही उनके मुंह से निकला क्रोध और प्रसन्नता से भरी आवाज थी उनकी। ग्रेगोर ने अपना सिर दरवाजे से उठाया और अपने पिता की ओर देखा। वह सच था कि ये उसके पिता नहीं थे जैसी उसने कल्पना की थी। वह जानता था कि पिछले दिनों लगातार सीलिंग पर रेंगते रहने के मनोरंजन में कुछ अधिक ही व्यस्त रहा था। उसने फ्लैट में होती गतिविधियों और बातचीत में पहले की तरह रुचि नहीं ली थी और उसे इस बीच हुए परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए तत्पर रहना था। लेकिन क्या यही उसके पिता है? वह व्यक्ति जो पलंग पर थका हुआ सा दिखा करता था जब भी ग्रेगोर अपनी व्यावसायिक यात्राओं पर बाहर निकलता था, जो शाम को लंबी आराम कुर्सी पर ड्रेसिंग गाउन में बैठे उसका स्वागत करते थे और जो अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे, बस हाथ उठाकर स्वागत करते थे। उन कुछ गिने चुने अवसरों पर जब वे परिवार के साथ बाहर जाया करते थे तो ग्रेगोर और उसकी माँ के बीच में चला करते थे। माँ जो बेहद धीमी चाल से चलती थी, लेकिन वे तो और भी धीमे चला करते थे। अपने ओवरकोट में ढके एक एक कदम वेद के सहारे किसी तरह चलते थे। वेद को वे प्रत्येक कदम के बाद सावधानी से रखा करते थे और जब भी उन्हें कुछ कहना होता था वे रुक जाया करते थे और जो भी उनके पास होता था उसका सहारा ले लिया करते थे। और जब वे वहाँ खड़े थे पूरी तरह स्वस्थ, सोने के बटनों वाले नीले यूनिफॉर्म में जैसे बैंक के संदेशवाहक पहनते हैं, उनकी दोहरी ठुड्डी जैकेट के कॉलर को ढांकती हुई झाड़ियों जैसी भौहों से
उनकी काली आंखें पैनी और ताजगी भरी थीं। उनके पहले के बिखरे सफेद बाल कंघी से बराबर 2 भागों में बटे थे। उन्होंने अपनी कैप उतारी जिस पर सुनहरा मोनोग्राम बना था, शायद किसी बैंक का बैच, और उसे ऐसे अंदाज में फेंका कि पूरे कमरे का चक्कर लगा सोफे पर जाकर गिरी। फिर ओवरकोट को पीछे कर हाथों को पैंट की जेब में डाले वे गंभीर मुद्रा में ग्रेगोर की ओर बढ़े। लग तो यही रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या करना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने अपने पैर कुछ ज्यादा ही ऊपर उठाए और ग्रेगोर उनके असामान्य जूतों के आकार को देख मूड सा देखता रहा था, लेकिन ग्रेगोर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने नए जीवन के पहले दिन से उसे पता था कि उसके पिता उसे कठोर दंड देने के पक्षधर रहे हैं और इसीलिए पिता के कुछ करने से पहले वह दौड़ पड़ा। उनके रुकने पर रुकता और उनकी जरा सी हरकत के साथ ही आगे बढ़ जाता था। इस प्रकार उन दोनों ने कमरे के कई चक्कर बिना किसी निर्णयात्मक घटना के लगाए, लेकिन यह पूरा घटना चक्र पीछा करना भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सब कुछ बेहद धीमी गति से हो रहा था। ग्रेगोर ने फर्श को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दीवार या सीलिंग पर जाने को दुस्साहस ना समझ लिया जाए। लेकिन इस तरह वह अधिक समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि जहां उसके पिता एक कदम ही रख रहे थे, उसे बहुत कुछ करना पड़ता था उतने समय में। वह बेदम हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पिछली जिंदगी में वह फेफड़ों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह पाया करता था। लड़खड़ाते हुए दौड़ने में वह पूरी शक्ति लगा रहा था, साथ ही अपनी आंखें बमुश्किल खुली रख पा रहा था। अर्ध बेहोशी में केवल आगे बढ़ने के सिवाय और किसी रास्ते के बारे में वह सोच ही नहीं पा रहा था। वह यह भूल ही चुका था कि उसके पास दीवारों की स्वतंत्रता अभी भी मौजूद है। इस कमरे में रखे फर्नीचरों में मुट्ठे और दरारें पर्याप्त थी। अचानक उसके पीछे कुछ धीरे से गिरा और लुढ़ककर सामने आ गया। ग्रेगोर डरकर रुक गया। दौड़ने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि उसके पिता ने बमबारी का निर्णय कर लिया था। उन्होंने प्लेट में रखे फलों को जेब में भर लिया था और लगातार बिना निशाना लगाए एक के बाद दूसरा सेब उसकी ओर फेंके जा रहे थे। छोटे छोटे लाल सेब फर्श पर ऐसे लुढ़क रहे थे जैसे उनमें चुंबक लगा हो, और वे एक के पीछे एक सटते जा रहे थे। बिना ताकत के फेंका एक सेब ग्रेगोर की पीठ पर लगा, फिर लुढ़ककर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बाद आने वाला सेब पीठ पर जोर से लगा। ग्रेगोर स्वयं को आगे घसीट ले जाना चाहता था, जैसे भयंकर दर्द को पीछे छोड़कर जा सकता हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसी स्थान पर उसे कील से ठोक दिया गया है। वह वहीं अपनी इंद्रियों को भूल लेटा रहा। अपनी चेतना के अंतिम क्षण में उसने अपने दरवाजे को आवाज करते खुलते सुना और उसकी माँ चीखती हुई बहन के आगे झपटती हुई बाहर निकली। वे अपने अधोवस्त्रों में थी, क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें आराम से सांस लेने के विचार से पहने हुए कपड़ों को ढीला कर दिया था ताकि वे होश में आ सके। उसने माँ को पिता की ओर तेजी से बढ़ते देखा। आगे बढ़ते हुए उनका पेटीकोट खिसक कर फर्श पर गिरा और उसमें उलझकर वे सीधे पिता के ऊपर गिरी और उन्हें बाहों से पकड़ लिया। लेकिन यहीं पर ग्रेगोर की दृष्टि धुंधली हो गई। उस समय माँ के हाथ पिता की गर्दन पर थे और वे बेटी की जिंदगी की दुहाई मांग रही थी। तीसरा अध्याय। ग्रेगोर को लगी चोट ने उसे 1 महीने से अधिक समय तक अपाहिज बनाए रखा था। सेब उसकी देह में अभी भी उस दिन की स्मृति दिलाता चिपका था, चूंकि किसी ने भी उसे निकालने की कोशिश नहीं की थी। साथ ही उसके पिता को याद दिलाता रहता था कि ग्रेगोर अपने वर्तमान घृणित कायांतरण के बावजूद अभी भी परिवार का सदस्य है और उससे दुश्मनों जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं, वरन पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए घृणा को किसी भी कीमत पर रोके रखना है और चाहिए धैर्य
और केवल धैर्य। हालांकि चोट ने शायद उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया था और फिलहाल उसे कमरे में रेंगने में कई कई मिनट लग जाते थे। दीवार पर रेंगने का तो प्रश्न ही नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी अपनी राय में असहाय अवस्था के बदले में वह अदृश्य हो गया था, क्योंकि शाम होते ही लिविंग रूम का दरवाज़ा, जिसे वह घंटे 2 घंटे तक घूरता रहता था, अब खुला रहने लगा था। परिणाम स्वरूप अपने कमरे के अंधेरे में परिवार के लिए अदृश्य रह वह उन्हें लैंप की रोशनी में बैठा बातें करता देखता रहता था। स्वाभाविक है, यह पहले के कान लगाकर सुनने से तो भिन्न था। यह सच था कि उनकी बातचीत में पुराने दिनों की जीवंतता का अभाव है, जिसकी उसे होटलों के छोटे छोटे दड़बे नुमा कमरों में हमेशा याद आया करती थी, जब वह थक कर चूर हो गीले बिस्तर पर लेटता था। फिलहाल तो यहाँ खामोशी पसरी रहती है। रात के भोजन के बाद उसके पिता आर्म चेयर पर लेटे लेटे सो जाया करते हैं। उसकी माँ और बहन एक दूसरे को चुप रहने के लिए झिड़कती रहती हैं। उसकी बहन, जिसने सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली है, शाम को फ्रेंच और शॉर्ट हैंड की क्लास में भविष्य के विचार से जाने लगी है। कभी कभार उसके पिता की नींद टूट जाती है और जैसे उन्हें याद ही ना हो कि वे सो रहे थे, वे माँ से कहते हैं, आज तुम कितनी ढेर सी सिलाई कर रही हो। कह वे फिर नींद में चले जाते हैं। इस बीच दोनों स्त्रियां थकी हुई मुस्कान एक दूसरे की ओर बीच बीच में फेंकती रहती हैं। अजीब सी अड़ियल धुन में उसके पिता घर में भी यूनिफॉर्म पहने बैठे रहते हैं और उनका ड्रेसिंग गाउन खूंटी पर यूं ही टंगा रहता है और वे पूरी तरह से तैयार बैठे बैठे सो जाया करते हैं, जैसे वे अपने अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा करते बैठे हों। फलस्वरूप उनका यूनिफॉर्म, जो वैसे भी नया तो था नहीं, माँ और बहन द्वारा बार बार धुलाई के बाद गंदा दिखने लगा था और ग्रेगोर पूरी शाम ड्रेस में लगे ग्रीस के दागों को घूरता रहता है, जिनकी सुनहरी बटनें हमेशा पॉलिश होने से चमकती रहती हैं, जिसे पहने उसके बूढ़े पिता परेशान हाल होने के बावजूद चैन से सोते रहते हैं। जैसे ही घड़ी 10 बजाती है, उसकी माँ उसके पिता को हौले से हिलाकर उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वहाँ बैठे रहने से तो नींद पूरी होगी नहीं और जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें सुबह 6 बजे ड्यूटी पर भी तो जाना है। लेकिन हट या जिद, जो उनका फिलहाल मूल स्वभाव का अंग हो गया है जब से वे बैंक मैसेंजर बन गए हैं, वे टेबल पर देर तक बैठे रहने की जिद करते हैं। हालांकि वे वहीं सोते हुए बैठे रहते हैं और अंत में ढेरों मिन्नतों के बाद ही आर्म चेयर से उठ बिस्तर पर जाते हैं। ग्रेगोर की माँ और बहन उन्हें लगातार याद दिलाती रहती हैं और वे 15 मिनट तक सहमति में आंखें बंद किए सिर हिलाते बैठे रहते हैं और खड़े होने से इनकार करते रहते हैं। वे उनकी बाहों को खींचती है, कान में प्रेम से बोलती है। बहन अपनी पढ़ाई छोड़ माँ की सहायता करती है, किंतु पिता तैयार नहीं होते। वे कुर्सी में और भीतर धंस जाते हैं। आखिर थक हार कर दोनों स्त्रियां उन्हें दोनों ओर के बाजू से उठाती हैं। तब वे आंखें खोल बारी बारी से दोनों को देख कहते हैं, यही है जिंदगी, यही है बुढ़ापे की शांति और मौन। कहे दोनों पर झुक वे अपने को खींचकर बमुश्किल खड़ा करते हैं और जैसे वे स्वयं के लिए बड़ा सा बोझ हो। दरवाजे पर पहुंच हाथ हिला अकेले भीतर चले जाते हैं, जबकि माँ अपनी कढ़ाई का काम करने लगती है और बहन पिता के पीछे उनकी सहायता के लिए साथ चलती जाती है। काम के बोझ से लदे थके हारे परिवार में भला किसे परवाह थी ग्रेगोर की, जब तक कोई विशेष आवश्यकता ना हो। घर के नौकर कम किए जा रहे थे, नौकरानी की छुट्टी कर दी गई थी और एक बड़ी सी कदकाठी की कोयले वाली अपने उड़ते सफ़ेद बालों के साथ सुबह शाम ऊपर भारी काम करने के लिए आने लगी थी। घर के सभी काम ग्रेगोर की माँ किया करती है। साथ ही
सिलाई कढ़ाई का बोझ तो उन पर था ही। घर के पारिवारिक जेवरात, जिन्हें उसकी माँ और बहन गर्व के साथ पार्टियों और त्योहारों पर पहना करती थी, बेच दिए गए थे। यह उस दिन ग्रेगोर को पता चला था जब वे बेचने के बाद मिली रकम को लिए चर्चा कर रही थी। लेकिन घर वाले सबसे ज्यादा परेशान फ्लैट को छोड़ने की असफलता को लेकर थे, जो वर्तमान स्थिति में पर्याप्त बड़ा था। उनकी परेशानी ग्रेगोर के साथ परिवर्तन को लेकर थी। हालांकि ग्रेगोर अच्छी तरह समझ रहा था कि उसका स्थान परिवर्तन इतनी बड़ी समस्या थी नहीं, क्योंकि वे आराम से उसे एक बॉक्स में छेद कर ले जा सकते थे। दूसरे छोटे फ्लैट में जाने की उनकी मजबूरी दुर्भाग्य की ऐसी मार थी जैसी उनके किसी रिश्तेदार या परिचित को नहीं भोगनी पड़ी थी। वे वह सब कुछ करने को बाध्य थे जिसकी अपेक्षा निर्धनों से पूरी दुनिया करती है। पिता बैंक के छोटे बाबुओं का खाना ला रहे थे। माँ पूरी शक्ति अपरिचितों के लिए अंडरवेयर बनाने में लगा रही थी और बहन ग्राहकों के आदेश से एक काउंटर से दूसरे पर तेजी से भाग दौड़ कर रही थी। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि यह सब करने के लिए उनमें से किसी के पास भी ऊर्जा और शक्ति का पूर्ण अभाव था, और ग्रेगोर की पीठ का घाव कुछ अजीब से नए अंदाज में परेशान करने लगता है जब उसकी माँ और बहन पिता को बिस्तर पर लिटाकर लौट अपने काम छोड़कर एक दूसरे के गाल से गाल लगा थक कर बैठ जाया करती हैं, और दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद कुछ देर आराम कर माँ उसके कमरे की ओर इशारा कर कहती है, वो दरवाजा बंद कर दो ग्रीटी। और वह एक बार फिर अंधेरे में अकेला रह जाता है, जबकि दूसरे कमरे में बैठी दोनों एक दूसरे के आंसुओं को मिलाती या फिर सूखी आंखों से टेबल को तकती बैठी रहती हैं। ग्रेगोर को ना तो रातों की नींद आ रही थी और ना ही दिन में, बस एक ही विचार लगातार उमड़ता घुमड़ता रहता था कि अगली बार जब दरवाजा खुलेगा तो वह घर परिवार की जिम्मेदारी एक लंबे समय के बाद फिर वैसे ही उठा लेगा जैसे पहले उठाया था। उसे चीफ और बड़े बाबू दिखते, कमर्शियल ट्रैवलर्स और अप्रेंटिस, वो ढीला ढाला पोर्टर, दूसरी फर्मों के 2 या 3 दोस्त, एक देहाती होटल की चैम्बर मेड, खुशबू से भरी प्यारी स्मृति, चक्की की दुकान की कैशियर जिसे पूरी ईमानदारी से उसने प्यार किया था। लेकिन मन ही मन ये सभी एक एक कर आते। इनके साथ ही अपरिचित और ऐसे लोग जिन्हें वह पूरी तरह भूल ही चुका था। उसकी या उसके परिवार की सहायता के लिए वे बहुत दूर थे, और ये सब जब गायब हो जाया करते थे तो वह राहत की सांस लिया करता था। कभी कभी वह परिवार की परेशानियों के बारे में कतई नहीं सोचता था, वरन उनके द्वारा उसके प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही से क्रोध से भर जाया करता था। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह खाना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी भंडार घर में जा अपने हिस्से का भोजन खाने की योजना बनाने लगता था, जो उसका अधिकार था। हालांकि उसे भूख नहीं लगी होती थी। उसकी बहन अब उसकी पसंद का खाना लाने की चिंता नहीं करती थी, वरन सुबह और दोपहर हड़बड़ी में दरवाजे को पैरों से खोल जो भी खाना होता रखकर चली जाया करती थी, और फिर शाम को एक झटके से झाड़ू से साफ कर दिया करती है, बिना यह देखे कि उसने खाना खाया है या नहीं। खाना बिना छुए क्यों रखा है, इसकी परवाह किए बिना फटाफट चली जाती है। उसके कमरे की सफाई जल्दबाजी में संभव थी ही नहीं, लिहाजा दीवारों पर धूल की परतें जम गई थी। कमरे में यहाँ वहाँ धूल और गंदगी की गेंदें पड़ी रहती थी। गंदगी के शुरुआती दौर में वह उसे डांटने के उद्देश्य से गंदगी भरे कोने में ही खड़े हो जाया करता था, लेकिन भले ही वह वहाँ हफ्तों बैठा रहता, लेकिन बहन इस विषय में ना तो कुछ सोचती ना कुछ करती। वो भी गंदगी देखती तो होगी जैसे वह देखता है, लेकिन उसने तो जैसे सफाई न करने का निश्चय ही कर लिया था। लेकिन एक नए प्रकार की भावुकता उसमें आ गई थी, जिसने पूरे परिवार को ग्रस्त कर रखा था। ग्रेगोर के कमरे की एकमात्र केयर टेकर उसने स्वयं को मान लिया था।
हुआ यूं कि एक दिन माँ ने उसके कमरे की पूरी सफाई कर डाली थी। कई बाल्टियों भर पानी से कमरे के गीलेपन से ग्रेगोर बेहद परेशान हो गया था और सोफे पर बिना हिले डुले फैलकर पड़ा रहा था। लेकिन इसके लिए उन्हें पर्याप्त सजा मिली थी। जैसे ही उसकी बहन का ध्यान उसके कमरे की सफाई पर गया था, बस तुरंत ही वो गुस्से से भर लिविंग रूम में माँ के शांत करते हाथों के बावजूद जोर जोर से रोने लगी थी, जबकि पिता घबरा कर कुर्सी से खड़े हो आश्चर्य से देखते रह गए थे। और फिर वे भी माँ को डांटने लगे थे कि उन्होंने ग्रेगोर की कमरे की सफाई बहन के लिए भला क्यों नहीं छोड़ी, और साथ ही भूल कर भी ग्रेगोर के कमरे की सफाई ना करने की हिदायत दी थी। जबकि माँ पिता का हाथ पकड़ उन्हें बेडरूम में ले जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्रोध में वे अपना होशो हवास खो चुके थे। और उधर बहन रोने की जगह अब सुबकते हुए टेबल पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से टेबल पर घूंसे मार रही थी, और ग्रेगोर गुस्से में जोर जोर से हिस की आवाज निकाल रहा था, क्योंकि किसी को भी उसका कमरा बंद करने का ध्यान ना था, ताकि वह इस शोरगुल भरे दृश्य को देखने से तो कम से कम बच सके। बहरहाल, यदि उसकी बहन दिन भर कड़ी मेहनत के बाद थकान के मारे ग्रेगोर का उतना ध्यान नहीं रख पा रही थी जितना वो पहले रखा करती थी, तब भी माँ को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी, ना ही ग्रेगोर पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। कोयले वाली भी तो वहाँ थी, बूढ़ी विधवा जिसकी अकड़ चुकी हड्डियों ने जिंदगी में बहुत तेरे उतार चढ़ाव देखे हैं, कम से कम ग्रेगोर को देख सहमने या भयभीत हो जाने वालों में नहीं थी। बिना किसी विशेष उत्सुकता के उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया था और ग्रेगोर को देखा था, जो उसे देख तेजी से यहाँ वहाँ भागने लगा था। हालांकि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन वो तो आराम से हाथ बांधकर देखती खड़ी रही थी। उस दिन से रोज सुबह शाम जरा सा दरवाजे की फाक खोल वह उससे देख लिया करती थी। शुरुआत में तो वो उससे दोस्ताने ढंग से बोला भी करती थी, जैसे आ भी जाओ गोबर कीड़े, या आहा जरा देखो तो बुढ़ाऊ गुबरैले को। इस प्रकार के वाक्यों का ग्रेगोर कोई उत्तर नहीं दिया करता था, वरन जहां भी होता था वहीं दरवाजा खुलते ही चुपचाप खड़ा हो जाता था। इससे तो बेहतर यही होता कि कोयले वाली को उसके कमरे की रोज की सफाई का काम ही दे दिया जाता। एक सुबह बरसात तेजी से खिड़की के कांच पर पड़ रही थी, जैसे बसंत का मौसम आने वाला हो। ग्रेगोर का मन खराब था उस मौसम को देख कि तभी कोयले वाली उससे फालतू बकवास करने लगी, तो वह तेजी से उसकी ओर बढ़ गया था। हालांकि कमजोरी के कारण पर्याप्त धीमी गति से बढ़ा था, लेकिन कोयले वाली ने डरने की जगह कुर्सी उठा ली थी, जो दरवाजे के पास ही रखी थी। और जब वो वहां मुंह खोले कुर्सी उठाए खड़ी थी, तो यह स्पष्ट ही था कि वो कुर्सी उसकी पीठ पर मारकर ही दरवाजा बंद करेगी। तो तुम पास आने वाले हो नहीं? उसने ग्रेगोर को मुड़कर जाते देख कहा था और कुर्सी कोने में रख दी थी। आजकल ग्रेगोर बमुश्किल से ही कुछ खा रहा था। जब कभी वह रखे भोजन के पास से गुजरता था, तभी एक आध टुकड़ा यूं ही निगलने के ख्याल से मुंह में रख लिया करता था और एक आध घंटे बाद उसे थूक दिया करता था। पहले तो उसने सोचा कि शायद कमरे की दशा से उत्पन्न झुंझलाहट उसे खाने से रोक रही है, लेकिन कुछ ही समय में उसने कमरे में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार कर लिया था। पिछले दिनों से घर के सभी सदस्य दूसरे कमरों की अनुपयोगी वस्तुओं को उसके कमरे में धकिया कर लाते थे और उसके कमरे में कहीं भी छोड़ जाने लगे थे, और फिलहाल वहाँ बहुत सा अंगड़ खंगड़ जमा हो गया था, क्योंकि एक कमरे में 3 लोगों को पेइंग गेस्ट के रूप में रख लिया गया था। वे गंभीर युवक थे, तीनों ने दाढ़ियां बढ़ा रखी थी। ग्रेगोर ने दरवाजे की संद से एक दिन उन्हें अच्छी तरह देख लिया था। तीनों व्यवस्था प्रिय थे, न केवल अपने कमरे की, और अब चूंकि वे घर के सदस्य जैसे ही हो गए थे, सो घर के हर काम में भी, विशेषकर किचन में, वे गाहे बगाहे सहायता किया करते थे। फालतू, दिखावटी और गंदी वस्तुएं तो उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं होती थी। साथ ही
वे अपनी ज़रूरत की आवश्यक वस्तुएं भी ले आए थे। बस इसीलिए घर का सामान अनुपयोगी हो गया था, लेकिन जिन्हें बेचा भी नहीं जा सकता था और फेंका भी नहीं जा सकता था। ऐसे सभी सामान को रखने की जगह केवल ग्रेगोर के कमरे में ही थी, राखदान और कचरे की बाल्टी की तरह। जो भी वस्तु उस क्षण आवश्यक नहीं होती थी, उसे कोयले वाली को पकड़ा दिया जाता था और वो उसे ग्रेगोर के कमरे में पटक जाया करती थी, क्योंकि उसकी आदत तो फटाफट काम करने की थी। सौभाग्य से ग्रेगोर वस्तु और उसे पकड़ हाथ भर को ही देख पाता था। शायद वो उस अवसर और समय की राह देख रही थी जब उन्हें वापस ले जाया जाएगा, या फिर उन्हें इकट्ठा कर रही थी और मौके की तलाश में थी जब उन्हें उठाकर कचरे के ढेर में जाकर फेंक आएगी। लेकिन सच तो यह था कि वो जहाँ फेंक जाती थी वह वहीं पड़ा रहता था। बस ग्रेगोर ही उन्हें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर दिया करता था, क्योंकि उसके पास रेंगने के लिए जगह ही नहीं बची थी। लेकिन फिर बाद में तो उसे इसमें भी मज़ा आने लगा था। हालांकि इस भूल भुलैया के चक्कर लगाने के बाद वह न केवल थक जाया करता था, वरन दुखी हो घंटों शांत पड़ा रहता था। और चूंकि पेइंग गेस्ट रात का भोजन लिविंग रूम में बैठकर ही किया करते थे, इसलिए शामों को उसका लिविंग रूम की ओर का दरवाज़ा बंद ही रहने लगा था। इसलिए ग्रेगोर ने बंद दरवाज़ों की शांति को स्वीकार लिया था, क्योंकि जब कभी किसी शाम को उसका दरवाज़ा खोला भी गया तो वह कमरे के कोने में ही रह आया था और घर वाले उसे देख नहीं पाए थे। लेकिन एक दिन उसे कोयले वाली ने गलती से दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और वह उस समय भी खुला आया जब किराएदार खाने पर बैठे और लैंप जल चुका था। वे डाइनिंग टेबल पर वहीं बैठे थे जहाँ कभी ग्रेगोर, उसके पिता और माँ बैठा करते थे। बैठकर उन्होंने नैपकिन खोलकर बिछाए और हाथों में चाकू और कांटा उठा लिया। तुरंत ही उसकी माँ दूसरे दरवाजे से गोश्त और बहन आलू का भुर्ता ले आई। दोनों से खासी भाप निकल रही थी। तीनों कुछ इस अंदाज में झुके जैसे वो खाने को पहले देख परख रहे हों। जो व्यक्ति बीच में बैठा था, जो दिखने में उनका नेता लगता था, उसने प्लेट में रखे गोश्त को कुछ ऐसे अंदाज में काटा जैसे वह यह निर्णय करने वाला हो कि गोश्त नरम है या नहीं, या फिर उसे वापस किचन में भेज दिया जाए। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव छा गया और ग्रेगोर की माँ और बहन, जो व्यग्रता के साथ उसे देखे जा रही थी, उन्होंने आराम की लंबी सांस ली और मुस्कुराने लगी थी। घर के सदस्य अब किचन में ही खाने लगे थे। इसके बावजूद ग्रेगोर के पिता किचन में जाने के पहले लिविंग रूम में हाथ में कैप लिए पूरी तरह कमर झुकाए डाइनिंग टेबल का चक्कर लगाया करते थे। किराएदार खड़े हो कुछ बुदबुदाया सा करते थे, फिर एकांत होने पर वे चुपचाप खाना खाया करते थे। ग्रेगोर को यह सोच आश्चर्य हुआ करता था कि टेबल से उठती आवाज़ों में उसे दांतों से चबाने की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देती थी, जैसे वे ग्रेगोर को इशारा करती हूँ कि खाने के लिए व्यक्ति को दांतों की आवश्यकता होती है और दांत के बिना सबसे अच्छे कड़े जबड़ों से कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, ग्रेगोर ने स्वयं से कहा, लेकिन उस खाने को नहीं। देखो तो किराएदार कैसे भकोसे जा रहे हैं और इधर मैं हूँ जो भूख से मरा जा रहा हूँ। उस शाम के पहले तक ग्रेगोर ने वायलिन की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन उस शाम उसने किचन से आती वायलिन की आवाज़ सुनी। किराएदारों ने भोजन समाप्त कर लिया था और बीच में बैठा व्यक्ति एक अखबार ले आया था और अपने दोनों साथियों को एक एक पेज दे दिया था और अब वे आराम कुर्सी पर पीठ टिकाए सिगरेट पीते हुए पढ़ रहे थे। जब वायलिन से धुन निकलने लगी तो उनके कान खड़े हो गए। कुर्सियों से उठ वे पंजों के बल चलते हुए हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए और एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए। अवश्य ही ग्रेगोर के पिता को उनकी आहट मिल गई होगी, इसलिए उन्होंने भीतर से आवाज लगाई, सज्जनों, यदि वायलिन से आप परेशान हो रहे हो तो कृपया कह दें, हम उसे तुरंत बंद कर देंगे। इसके विपरीत बीच वाले किराएदार ने कहा, हमारी तो यह इच्छा है कि फ्राउलिन सामसा हॉल में हमारे बीच आकर बजाए तो बेहतर होगा, वहाँ पर्याप्त स्थान भी है।
यह कह किराएदार लिविंग रूम में आ इंतजार करने लगे थे। कुछ ही देर बाद ग्रेगोर के पिता म्यूजिक स्टैंड और माँ संगीत पुस्तक तथा बहन वायलिन ले भीतर आ गई। उसकी बहन ने सब कुछ व्यवस्थित किया और वायलिन बजाना शुरू कर दिया। उसके माता पिता, जिन्होंने इसके पहले किराएदार रखे नहीं थे, अतः किराएदारों के सम्मान को ले वे अतिवादी थे। यही सोच वे अपनी कुर्सियों पर नहीं बैठे थे। उसके पिता दरवाजे से टिक कर खड़े थे। उनका दाहिना हाथ लिवरी कोट के 2 बटनों के बीच में फंसा था, जबकि कोट के पूरे बटन बंद थे। लेकिन उसकी माँ से किराएदारों ने कुर्सी पर बैठने का विशेष आग्रह किया, तो उन्होंने जहाँ कुर्सी लाकर रखी गई थी वहाँ ना बैठ उसे कोने में ले जाकर बैठना पसंद किया था। ग्रेगोर की बहन बजा रही थी और दोनों ओर खड़े पिता और माँ उसके हाथों को गौर से देख रहे थे। संगीत से आकर्षित हो ग्रेगोर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और यहाँ तक कि उसका सिर लिविंग रूम के भीतर आ गया। दूसरों का लिहाज ना करने की अपनी इस हरकत पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि एक समय था जब वह दूसरों की भावनाओं की चिंता करने के अपने गुण पर गर्व किया करता था। साथ ही यह एक ऐसा अवसर था जब अपने को छिपाए रखने के उसके पास एक से अधिक कारण थे, क्योंकि उसके कमरे में अटी पड़ी धूल की परत इतनी गहरी थी कि जरा सी हवा चलने पर वह उड़ने लगती थी। वह स्वयं भी धूल से ढका था। बाल और रोए और खाने के कतरे उसके पीछे सरकते हुए चल रहे थे, जो उसकी पीठ और दोनों ओर चिपके थे। हर वस्तु के प्रति उसकी लापरवाही उसके अंदर इतनी अधिक थी कि पलटकर अपनी पीठ कारपेट से रगड़कर साफ कर लेने का विचार भी उसके मन में नहीं आया, जैसे वह पहले दिन में कई बार किया करता था। अपनी बदहाल हालत के बावजूद उसे आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं आ रही थी, वह भी साफ सुथरे लिविंग रूम में। यह सुनिश्चित था कि किसी को भी उसकी उपस्थिति का आभास तक न था। परिवार एकाग्रचित हो वायलिन वादन सुन रहा था और किराएदार, जो पहले म्यूजिक स्टैंड के पीछे जेबों में हाथ डाले म्यूजिक स्टैंड पर रखे संगीत को भी पढ़ते जा रहे थे, जिससे स्वाभाविक है उसकी बहन को कुछ असहजता का एहसास हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद वे खिड़की की ओर चले गए थे और वहीं सिर झुकाए खड़े हो फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, जबकि उसके पिता उनकी ओर उत्सुकता के साथ बीच बीच में देख रहे थे। वे अपनी क्रियाकलापों से स्पष्ट कर रहे थे कि वे संगीत से निराश हुए हैं, क्योंकि वादन ना तो सुंदर ही था और ना ही आनंद उठाने योग्य ही। उनका मन उससे उचट चुका था और मात्र सौजन्यतावश ही वे वहाँ रुके थे। हालांकि उनकी शांति भंग हो रही थी, फिर भी मन मार कर वे खड़े थे। जिस ढंग से वे अपने सिगार का धुआं नाक और मुंह से सिर उठाकर फेंक रहे थे, वह उनकी अप्रसन्नता को प्रकट कर रहा था। इधर ग्रेगोर की बहन पर्याप्त सुंदरता के साथ वादन किए जा रही थी। उसका चेहरा एक ओर को झुका हुआ था और उसकी आंखें संगीत के नोट्स पर टिकी थी। ग्रेगोर रेंग कर कुछ आगे बढ़ा और अपना सिर उसने फर्श से सटा लिया ताकि उसकी आंखें बहन की आंखों से मिल सकें। क्या वह तुच्छ कीट था, जबकि संगीत का उस पर इतना प्रभाव पड़ा रहा है? उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक अजानी सी भूख की नई राह खुल रही है, जिसके लिए वह तड़प रहा था। उसने निश्चय किया कि वह आगे बढ़ता जाएगा जब तक बहन के पास नहीं पहुंचता, और फिर उसके स्कर्ट को खींचकर समझाएगा कि उसे उसके कमरे में आकर वायलिन बजाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसके संगीत की प्रशंसा करने वाला कोई है ही नहीं जितनी वह कर सकता है। वह उसे अपने कमरे से भी बाहर जाने नहीं देगा, कम से कम जब तक वह जीवित है। डरावना स्वरूप पहली बार उसे उपयोगी लगा। वह अपने कमरे के सभी दरवाजों पर बराबर नजर रखेगा और अतिक्रमण करने वालों पर थूक दिया करेगा, लेकिन उसकी बहन पर कोई बंधन नहीं होगा। वह स्वेच्छा से उसके साथ रहेगी। वो उसके साथ सोफे पर बैठा करेगी और अपने कान उसके पास लाएगी, और वह पूरे विश्वास के साथ कहेगा कि उसने उसे कंजर्वेटोरियम में भेजने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। और इस दुर्घटना के कारण पिछले बड़े दिन पर, जिसे बीते भी बहुत समय हो गया है, उसने तो घोषणा कर ही दी होती, और किसी के भी विरोध का वह स्वीकार नहीं करता। इस आत्मस्वीकृति के बाद उसकी बहन स्वाभाविक है इतनी भावुक हो जाती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते।
और फिर ग्रेगोर उसके कंधे तक जाता और उसकी गर्दन को चूम लेता, जो अब बिना किसी कॉलर या रिबेल के है, क्योंकि उसे नौकरी पर जाना पड़ता है। मिस्टर समसा, बीच वाले किराएदार ने जोर से ग्रेगोर के पिता से बिना एक शब्द को बर्बाद किए ग्रेगोर की ओर उंगली उठा दी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता आ रहा था। वायलिन के स्वर रुक गए। बीच वाले किराएदार ने सिर हिलाते हुए अपने साथियों की ओर मुस्कुरा कर देखा और एक बार फिर ग्रेगोर को देखा। ग्रेगोर को भगाने की जगह उसके पिता ने किराएदारों को शांत करने की आवश्यकता अनुभव की। हालांकि वे कतई नाराज नहीं दिख रहे थे, बल्कि उसकी उपस्थिति से उनका मनोरंजन वायलिन वादन से अधिक हो रहा था। पिता उनकी ओर तेजी से हाथ फैलाते बढ़ते उससे अपने कमरे में जाने का निवेदन करने लगे। साथ ही उन्होंने ग्रेगोर को उनकी नजरों से छिपाने का प्रयास भी किया। किराएदार पर्याप्त अप्रसन्न दिखने लगे थे, क्रोधित करने की हद तक। अब यह तो कोई नहीं कह सकता था कि यह बूढ़े के व्यवहार के कारण था या ग्रेगोर जैसे पड़ोसी की उपस्थिति से। उन्होंने उसके पिता से इस सब का उत्तर मांगा। उन्हीं की तरह उन्होंने भी हाथ फैलाए, अपनी दाढ़ी पर बेसब्री से उंगलियां डालकर उन्हें नोचा और फिर निहायत असंतुष्ट हो अपने कमरे में चले गए। इस बीच ग्रेटी ठगी सी खड़ी रह गई थी। उसने वायलिन बजाना बंद कर दिया। एकाएक उसे होश आया और एक पल में सामान्य हो हाथ में पकड़े वायलिन और वो को माँ की गोद में रख दिया था, जो कुर्सी पर बैठी दमे के दौरे से लड़ती सांसों के लिए तड़प रही थी। तेजी से दौड़कर वो किराएदारों के कमरे में उनसे पहले पहुंच गई, जिन्हें उनके पिता घेर कर धीरे धीरे ले जा रहे थे। कोई भी उसे तेजी से तकिए जमाते और कंबल तह कर रखती उंगलियों को देख सकता था। इसके पहले कि किराएदार भीतर पहुंचते, उसने बिस्तर ठीक कर दिए थे और धीरे से बाहर आ गई थी। बुढ़ाऊ एक बार फिर अपने अड़ियलपन के मूड में आ गए थे और किराएदारों के साथ किए जाने वाले सामान्य सौजन्य और सद्भाव को भूल गए थे। वे उन्हें धकियाते ठेलते गए जब तक वे अपने बेडरूम के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए, और वहां पहुंच बीच वाले किराएदार ने जोर से आवाज करते पैर पटका तो वे रुक गए थे। मुझे एक निर्णय की घोषणा करना है, ग्रेगोर की माँ और बहन को देखते हुए उसने कहना जारी रखा। मैं इसी क्षण आपको नोटिस दे रहा हूँ। स्वाभाविक है, मैं आपको एक पैसा भी इस घर की घृणित परिस्थितियों के कारण उन दिनों का नहीं दूंगा, जितने दिन भी मैं यहाँ रहा हूँ। यही नहीं, मैं आपके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी दायर करूंगा। विश्वास रखें, इसे मैं सबूतों से सिद्ध भी कर दूंगा। पूरी ताकत लगा एक सांस में इतना कह वह रुक गया और सामने देखने लगा था, जैसे वह कुछ अपेक्षा कर रहा हो। उसके दोनों मित्रों ने भी तुरंत उसके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा, और हम भी इसी मिनट आपको नोटिस देते हैं। इतना कह दरवाजे का हैंडल पकड़ उसने धड़ाक से बंद कर दिया था। ग्रेगोर के पिता ने हाथों से टटोलकर कुर्सी पकड़नी चाहिए और लड़खड़ाकर अपनी कुर्सी पर धम्म से गिर गए। लग तो ऐसा रहा था जैसे वे अपनी रोजाना की शाम की नींद ले रहे हों, लेकिन उनका बार बार हिलता घूमता सिर, जिसे रोकना उनके वश में ना था, उससे स्पष्ट था कि वे नींद से बहुत दूर हैं। इस बीच ग्रेगोर उसी जगह पर रुका हुआ था जहां किराएदारों की नज़र उस पर पड़ी थी। अपनी योजना के असफल होने के साथ बढ़ती भूख से उसके लिए हिलना तक संभव नहीं हो पा रहा था। वह भयभीत था, इस एहसास के साथ कि किसी भी पल उस पर सामूहिक क्रोध उड़ेल दिया जाएगा। इसी की अपेक्षा करता वह वहीं पड़ा रहा। उसने वायलिन के जमीन पर गिरने से हुई ट्वैंग पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जब वायलिन माँ की गोद से उनकी बुरी तरह कांपती उंगलियों से छूट झनझनाता हुआ नीचे गिर गया था। मम्मी, पापा, उसकी बहन ने टेबल पर जोर से हाथ पटकते अपनी ओर ध्यान खींचते हुए कहा, इस तरह तो यह ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकेगा। शायद आप इसकी गंभीरता का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, किंतु मैं बहुत सोच विचार के बाद यह कह रही हूँ कि इस प्राणी के सामने मैं अपने भाई का नाम कभी नहीं लूंगी।
लेकिन यह अवश्य कहूंगी कि हमें इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। जितना संभव था हमने इसकी देखभाल कर ली, और जितना किसी भी आदमी के लिए संभव है हमने अपनी तरफ से पूरी उतनी कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी हमें गैर जिम्मेदार नहीं कहेगा। सही तो कह रही है ये, ग्रेगोर के पिता ने स्वयं से कहा था। उसकी माँ अभी भी सांस लेने के लिए लड़ती हुई खांसे जा रही थी। अपनी हथेलियों को मुंह में लगा सूखी खांसी के साथ आतंकित आंखों से माँ देखे जा रही थी। उसकी बहन तेजी से उनके पास गई और उनका माथा पकड़ लिया। उसके पिता के बेतरतीब वाक्यों की अस्पष्टता ग्रीटी के शब्दों को सुन गायब हो गई थी। वे सीधे तनकर बैठ गए थे और किराएदारों की खाली प्लेटों के बीच रखी सर्विस कैप पर उंगलियां घुमाते बीच बीच में ग्रेगोर को स्थिर खड़ा देख रहे थे। हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा, इस बार उसकी बहन ने स्पष्ट शब्दों में कुछ जोर से कहा, क्योंकि माँ इतनी जोर से खांस रही थी कि वे एक शब्द भी सुनने लायक नहीं थी। नहीं तो आप दोनों की मौत निश्चित है। मैं उसकी आहट को सुन ही नहीं रही, देख भी रही हूँ। फिर जैसी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, उसके बाद इस घर में होती यातना को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम से कम मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इतना कह वह जोर जोर से रोने लगी और उसके आंसू माँ के चेहरे पर टपकने लगे थे, जिन्हें उसने आदत के अनुसार पोंछ लिया था। मेरी प्यारी बिटिया, बूढ़े पिता ने उसकी भावनाओं को समझते हुए पूरी सहानुभूति के साथ कहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। ग्रेगोर की बहन ने असहायता व्यक्त करते कंधे झटकाए, जिसने उसके पूर्व आत्मविश्वास की जगह कब्जा कर लिया था। काश वह हमारी परिस्थिति को समझ सकता, उसके पिता ने कुछ प्रश्न सा करते हुए कहा। सुबकती हुई ग्रीटी ने जोर जोर से हाथ हिलाते हुए कहने की कोशिश की कि यह विचार ही व्यर्थ है। काश वह हमारी परिस्थितियों को समझ सकता। बुढ़ऊ ने आंखें बंद कर अपनी बेटी के विश्वास की असंभाव्यता को पूरी तरह समझते हुए कहा, तो हम किसी न किसी हाल पर पहुंच सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल तो उसे जाना ही होगा। ग्रेगोर की बहन ने चीखते हुए कहा, बस यही एकमात्र रास्ता बचा है पापा। आप इस विचार को अपने मन से निकालकर फेंक दें कि यह ग्रेगोर है। इतने लंबे समय तक यह विश्वास करना ही इस समस्या की जड़ है, लेकिन यह भला ग्रेगोर हो कैसे सकता है? यदि यह ग्रेगोर होता तो उसने पहले ही यह समझ लिया होता कि मनुष्य जाति ऐसे प्राणी के साथ भला कैसे रह सकती है, और बहुत पहले ही अपने आप चला गया होता, और तब मेरा भाई और आपका बेटा नहीं होता ना। लेकिन हम उसकी यादों के सहारे आसानी से जिंदा रह जाते। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि वह हमें सजा देने पर उतारू है, हमारे किराएदारों को भगाना चाहता है। मुझे तो यही लगता है कि वह पूरा अपार्टमेंट अपने लिए ही चाहता है, और चाहता है कि हम लोग जाकर गटर में सोएं। उफ, जरा देखो तो पापा। वो एक बार फिर चीखी। वो कैसे हरकत कर रहा है? कहते हुए उसने भयभीत हो ऐसी हरकत की जिसे ग्रेगोर भी नहीं समझ सका। उसने माँ को छोड़ दिया और एक प्रकार से कुर्सी को धक्का दे दिया, और माँ को ग्रेगोर के पास रहने को विवश कर वह तेजी से पिता के पास चली गई, जो उसकी परेशानी देख हाथ फैलाए खड़े हो गए थे, जैसे वे उसकी रक्षा करने तत्पर हों। लेकिन ग्रेगोर के मन में किसी को भी भयभीत करने की कोई इच्छा या विचार नहीं था। बहन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसने तो इसलिए चक्कर लगाना शुरू किया था ताकि रेंग कर अपने कमरे में वापस लौट आए। लेकिन स्वाभाविक है, देखने वालों के लिए तो यह भयभीत करने वाली हरकत थी। हालांकि अपाहिजों जैसी उसकी अवस्था थी, उसमें जल्दी मुड़ना उसके लिए संभव ही नहीं था। बस वह सिर को बार बार उठाकर जमीन में पटककर धीरे धीरे रेंग ही सकता था। एक पल रुक उसने चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी नेक नियति को वे समझ गए हैं और चिंतित होना क्षणिक था। वे उसे निराशा भरी खामोशी से देख रहे थे। उसकी माँ अपने तने और जुड़े दोनों पैरों के साथ कुर्सी पर निढाल पड़ी थी
उनकी आंखें थककर बंद हो रही थीं। उसके पिता और बहन पास पास बैठे थे और उसकी बहन की बाहें पिता की गर्दन पर थी। शायद अब मैं अपना चक्कर लगा सकता हूँ, ग्रेगोर ने सोचा और अपनी कोशिशें फिर शुरू कर दी। हालांकि उसका दम फूल रहा था और उसे बार बार रुककर अपनी सांस सम करना पड़ रहा था। अब उसे कोई परेशान नहीं कर रहा था और वह पूरी तरह आज़ाद था। पूरा चक्कर लगा लेने के बाद वह पीछे की ओर सीधा रेंगने लगा। अपने कमरे से इतनी दूर निकल आने पर उसे आश्चर्य हो रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपनी इस दुर्बल अवस्था में वह इतनी दूर कैसे आ गया था बिना किसी परेशानी के। उसने रेंगते हुए यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसके परिवार ने इस बीच ना तो एक शब्द बोला था, ना ही कोई हरकत ही की थी और ना ही उसकी राह में कोई बाधा ही उपस्थित की थी। जब वह दहलीज पर पहुंच गया तब जाकर उसने सिर घुमाया। पूरा नहीं, क्योंकि उसकी गर्दन की नस अकड़ गई थी। बस वह इतना देख पाया कि उसकी बहन खड़ी हो गई है और फिर उसकी आंखें मां पर पड़ी जो पूरी तरह नींद की गोद में थी। बमुश्किल वह कमरे के भीतर हुआ ही था। दरवाज़ा फटाक से बंद हो गया था और सांकल चढ़ाकर उसमें ताला लगा दिया गया था। उसके पीछे हुई आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके नीचे के नन्हे नन्हे पैरों ने जवाब ही दे दिया। यह उसकी बहन थी जिसने जल्दबाजी दिखलाई थी। इंतज़ार करती वो पूरी तरह से तैयार थी और एक छोटी सी छलांग लगा दरवाजे पर पहुंच गई थी, इतने हल्के से कि उसके आने की आहट तक नहीं सुनी थी। ताली में चाबी घुमाते उसने जोर से माता पिता से कहा, लो, झंझट खत्म। और अब ग्रेगोर ने चारों ओर अंधेरे में देखते हुए स्वयं से कहा। बहुत जल्दी उसे एहसास हो गया कि अपना एक अंग भी हिलाना उसके लिए संभव नहीं है। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वरन उसे तो यही अस्वाभाविक लगा कि इन कमजोर दुर्बल नन्हे नन्हे पैरों से भला उसने इतना अधिक चल कैसे लिया था। इसके साथ ही दूसरी ओर वह पर्याप्त राहत महसूस कर रहा था। यह सच था कि उसकी पूरी देह ही दर्द कर रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा क्रमशः कम हो रही है और उसे विश्वास है कि कुछ समय बाद वह पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा। उसकी देह पर चिपका सड़ा सेब और उसके चारों ओर जलता घेरा जिसमें पतली धूल भर गई थी, फिलहाल उसे परेशान नहीं कर रही थी। उसने अपने परिवार के बारे में प्यार और स्नेह से सोचा। यह निर्णय कि उसे हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए एक ऐसा निर्णय था जिसे वह अपनी बहन से अधिक स्वयं स्वीकारता था। काश यदि यह संभव हो पाता तो। इस खामोश ध्यान मग्न अवस्था में वह तब तक रहा आया जब तक घंटा घर ने सुबह के 3 नहीं बजा दिए। संसार में फैलती रोशनी उसकी चेतना पर भी एक बार पड़ी और फिर उसका सिर फर्श पर अपने आप धीरे धीरे लुढ़क गया और उसकी नाक से सांस की अंतिम लौ निकल गई। कोयले वाली औरत ने सुबह आते ही अपनी जल्दबाजी के चलते जोर जोर से दरवाजों को धड़ाम धड़ाम खोलना बंद करना रोज की तरह शुरू कर दिया। भले ही उसे कई बार चेताया गया हो कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसकी इस हरकत से उसके आने के बाद कोई भी आराम की नींद नहीं सो पाता है। उसने जब ग्रेगोर के कमरे में झांका तो उसे कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। उसे देख उसने सोचा कि वह जानबूझकर बहाना बनाए पड़ा है। वह ग्रेगोर को पर्याप्त बुद्धिमान मानती थी। चूँकि उसके हाथ में लंबे दस्ते वाली झाड़ू थी, अतः उसने दहलीज से ही उसे गुदगुदाने की कोशिश की। जब इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने उत्साहित हो उसे कस कर टोचा मारा और जब धक्के से भी हरकत होती नहीं दिखी तब जाकर उसने गौर से देखा। उसे सच समझने में अधिक समय नहीं लगा। उसकी आंखें फैल गई और मुंह से लंबी सीटी निकली, लेकिन उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया, वरन तेजी से जा समसा के बेडरूम का दरवाजा धड़ाक से खोल अंधेरे में ही चिल्लाकर कहा, अरे जरा देखो तो इसे, यह मर गया है।
ये वहां मरा पड़ा है, खत्म हो गया है। मिस्टर और मिसेस समसा अपने बेड पर चौंक कर उठ बैठे और इससे पहले कि वे कोयले वाली के शब्दों में निहित भावार्थ से उपजे अर्थ से संभल सकें, वे कुछ पलों तक जड़वत रह आए, लेकिन फिर पलंग के एक ओर से ना उतरकर अलग अलग ओर से उतरे थे। मिस्टर समसा ने कंबल अपने कंधे पर डाल लिया, लेकिन मिसेस समसा अपने नाइट गाउन में ही उतरी और दोनों ग्रेगोर के कमरे की ओर चल दिए थे। इस बीच लिविंग रूम का दरवाज़ा भी खुल गया था, जिसमें किराएदारों के आने के बाद ग्रेटी सोने लगी थी। वो पूरे कपड़े पहने थी, जैसे सोई ही ना हो, और जो उसके चेहरे के पीलेपन से साफ दिख रहा था। मर गया? मिसेस समसा ने कोयले वाली को प्रश्न करती निगाहों से देखते हुए कहा। हालांकि वे स्वयं भी इसका पता लगा सकती थी, और फिर सच तो इतना स्पष्ट था कि किसी प्रकार जांच की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो यही कहूँगी, कहते हुए कोयले वाली ने अपने शब्दों को सिद्ध करने के लिए ग्रेगोर की लाश को झाड़ू से एक ओर सरकाते हुए कहा था। मिसेस समसा ने उसे रोकने की अपनी इच्छा को जबरदस्ती रोका। चलो, मिस्टर समसा ने कहा, ऊपर वाले की कृपा है। कहते उन्होंने हाथ से क्रॉस का निशान बनाया और तीनों स्त्रियों ने उनका अनुकरण किया। ग्रीटी, जिसकी आंखें लाश पर से एक मिनट को भी नहीं हटी थी, उसने कहा, देखो ना, वह कितना दुबला हो गया है। कितने दिनों से तो उसने खाना ही नहीं खाया था। जो भी खाना रखा जाता था, जैसे का तैसा वापस आ जाता था। ग्रेगोर की पूरी देह सूखी और चपटी थी, जैसे अब वो दिख रही थी, क्योंकि अब उसे पैरों का सहारा था ही नहीं और कोई भी उसे आराम से देख सकता था। ग्रीटी, प्लीज कुछ देर के लिए हमारे पास आ जाओ बेटी, मिसेस समसा ने थरथराती मुस्कुराहट के साथ कहा। मुड़ते मुड़ते ग्रीटी ने एक बार और लाश को देखा और फिर माता पिता के साथ उनके बेडरूम में चली गई। कोयले वाली ने दरवाज़ा बंद कर खिड़की पूरी खोल दी। हालांकि पाँव अभी अभी फटी ही थी, लेकिन हवा में ताजगी की तरलता थी। आखिर मार्च का महीना जो समाप्त हो रहा था। किराएदार अपने कमरे से निकल आए थे और टेबल पर नाश्ता ना देख उन्हें ताज्जुब हुआ था, जैसे उन्हें पूरी तरह भुला ही दिया गया हो। हमारा नाश्ता कहाँ है? बीच वाले किराएदार ने कुछ हिचकते सहमते हुए कोयले वाली से पूछा। उत्तर में उसने तुरंत होठों पर एक उंगली रख श्श करते रखी और बिना एक शब्द बोले इशारे से समझाया कि वे ग्रेगोर के कमरे में जाकर देख लें। उन तीनों ने यही किया था और अपने कुछ गंदे कोटों में हाथ डाल वे ग्रेगोर की लाश के चारों ओर खड़े हो गए थे, जहां कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। कुछ समय बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और मिस्टर समसा अपनी यूनिफॉर्म पहने बाहर निकले थे। उन्होंने एक हाथ से पत्नी को और दूसरे से बेटी को घेर रखा था। उन्हें देखकर स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि तीनों रोते रहे हैं। कुछ देर बाद ग्रीटी अपना चेहरा पिता की बाह में छिपा रही थी। हमारा घर अभी इसी वक्त खाली करो। बिना स्त्रियों पर से हाथ उठाए उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? बीच वाले किराएदार ने कुछ घबराकर लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। बाकी के दोनों किराएदारों ने अपने हाथ पीछे कर लिए और जोर जोर से हथेलियों को रगड़ने लगे, जैसे वे जीतने की पूरी उम्मीद कर रहे हों। मेरा वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं, कहते हुए मिस्टर समसा अपने परिवार सहित सीधे किराएदारों की ओर बढ़े। कुछ मिनट तक किराएदार वहीं अपनी जगह शांत खड़ा फर्श को देखते रहे, जैसे उसके मन में कोई नए विचार आकार ले रहे हों। अच्छा, ठीक है, तब हम चले जाएंगे, कहते उसने मिस्टर समसा को देखा, जैसे अभी भी निर्णय में उसे परिवर्तन की आशा हो। मिस्टर समसा ने अर्थपूर्ण आंखों के साथ 2-3 बार सिर हिलाया।
किराएदार लंबे डग रखता हॉल में पहुंच गया। उसके दोनों दोस्त सब कुछ सुन चुके थे। उन्होंने हाथ रगड़ना बंद कर दिया था और उसके पीछे खामोश चलते चले जा रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मिस्टर समसा तेजी से बढ़ उन्हें उनके नेता से अलग न कर दे। हॉल में पहुंच तीनों ने रैक से हैट निकाले और छाता स्टैंड से बेत और चुपचाप सिर झुकाकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। आशंकित होने के बावजूद, जिसकी आवश्यकता कतई नहीं थी, मिस्टर समसा और दोनों स्त्रियां उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरते देखते आगे बढ़ गए। सीढ़ियों की जंगल को पकड़ वे तीनों को धीरे धीरे उतरते देखते रहे। हर मोड़ के बाद उनका दिखना बंद हो जाता था, हर माले के बाद, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर दिखने लगते थे। उनके आकार जितने अस्पष्ट और धुंधले होते जा रहे थे, उतनी ही समसा परिवार की रुचि धुंधला रही थी। और जब कसाई का लड़का सिर पर ट्रे लिए अकड़ कर आता दिखा, तब मिस्टर समसा और दोनों स्त्रियों ने जंगला छोड़ दिया, जैसे उनके सिर से भी भारी बोझ उतर गया हो, और फिर वे अपने अपार्टमेंट में चले गए थे। उन्होंने आज का दिन पूरी तरह आराम करने और टहलने जाने के लिए तय कर लिया था। उन्हें अपनी व्यस्तता से आराम की बेहद आवश्यकता थी, इसीलिए तीनों टेबल पर बैठ अवकाश की अर्जी लिखने बैठ गए। मिस्टर समसा ने अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को, मिसेस समसा ने अपने नियोक्ता को और ग्रेटी ने अपने फर्म के इंचार्ज को। जब वे पत्र लिख रहे थे, तभी कोयले वाली उनसे यह कहने आई कि उसका काम पूरा हो गया है और वह जा रही है। शुरू में तो उन्होंने बिना सिर उठाए ही सिर हिला दिया था, लेकिन इसके बाद भी जब वो वहीं खड़ी रही तो उसे नाराजगी से देखते मिस्टर समसा ने कहा, कहो। कोयले वाली वहीं दहलीज पर मुस्कुराती हुई खड़ी रही, जैसे उसके पास उन्हें बतलाने के लिए परिवार के लिए एक सुखद समाचार हो, लेकिन जिसे वह तभी बतलाएगी जब बकायदा पूछा जाएगा। उसके हैट पर लगा शुतुरमुर्ग का पंख सीधा खड़ा था, जिसे देख मिस्टर समसा का माथा उसी दिन से घूमने लगा था जिस दिन से वो उनके यहाँ काम कर रही है। वह पंख हर दिशा में प्रसन्नता के साथ घूम रहा था। हाँ, तो बतलाओ क्या बात है? मिसेस समसा ने पूछा, जिन्हें कोयले वाली दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्मान किया करती थी। ओह, कोयले वाली ने अशिष्ट ढंग से हंसते हुए कहा, जैसे वो तुरंत कहने को तैयार ना हो। बात यह है कि उस कमरे की वस्तु को फेंकने के संबंध में आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। वो सब कुछ मैंने पहले ही कर दिया है। मिसेस समसा और ग्रीटी अपने पत्रों पर झुक गईं, जैसे वे बहुत अधिक व्यस्त हो। मिस्टर समसा ने समझ लिया कि वो विस्तार से सुनाने की इच्छुक है, अतः निर्णयात्मक ढंग से हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया था। अब चूंकि उसे विस्तार से कहानी सुनाने का मौका नहीं मिल रहा था, उसे तत्काल जल्दी जाने की याद आ गई, अतः फटाक से अच्छा अलविदा सबको कह तेजी से घूमी और जोर से आवाज कर दरवाजे को बंद कर बाहर निकल गई थी। आज रात इसे भी नोटिस दे दिया जाएगा, मिस्टर समसा ने कहा, लेकिन अपने कथन पर ना तो उन्हें पत्नी की प्रतिक्रिया मिली और ना ही बेटी ने कोई उत्तर दिया, क्योंकि कोयले वाली ने उनकी शांति भंग कर दी थी, जिसे उन्होंने बमुश्किल प्राप्त किया था। वे तीनों कुर्सी से उठे और खिड़की की ओर बढ़ गए और वहां कुछ देर तक एक दूसरे को पकड़े खड़े रहे। मिस्टर समसा फिर वहां से मुड़े थे और धीरे धीरे चल अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए थे और उन दोनों को चुपचाप देखते रहे थे। फिर लंबी सी सांस ले बोले थे, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचें, लेकिन फिलहाल तो तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए। दोनों ने ही सहमति से सिर हिलाया और उनके पास पहुंच उन्हें धीरे से थपथपाया और अपने अपने पत्र जल्दी से पूरा करने में जुट गई थी। इसके बाद उन तीनों ने एक साथ अपार्टमेंट छोड़ा, जैसा उन्होंने पिछले कुछ महीनों से नहीं किया था। वे ट्राम से शहर के बाहर देहात के खुले आसमान में पहुंच गए। ट्राम से वे अकेले यात्री थे।
और वहाँ सूरज की ऊष्मा से भरी रोशनी ही उनकी साथी थी। सीट पर आराम से सिर टिका उन्होंने भविष्य को ले बातें करना शुरू कर दिया और अपनी वर्तमान परिस्थिति को देख उन्हें लगा कि उनकी हालत कतई बुरी नहीं है, क्योंकि जो नौकरियां वे हाल फिलहाल कर रहे हैं, जिनके संबंध में उन्होंने कभी एक बार भी आपस में चर्चा नहीं की थी, सभी अच्छी खासी हैं और आगे चलकर उनमें पर्याप्त संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले तो नए मकान की समस्या थी। वे छोटा, सस्ता और अच्छी कॉलोनी में मकान चाहते थे, जो इस मकान से बेहतर हो, जिसे ग्रेगोर ने चुना था। जब वे इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे, मिस्टर और मिसेस समसा को अचानक एक साथ एहसास हुआ, जब बेटी की बढ़ती जीवंतता पर उनकी नजरें गई। पिछले दिनों की समस्याओं और वेदनाओं से उसके गाल पीले पड़ गए थे। वही अब एक सुंदर लड़की में बदल चुकी थी, जिसकी देह यष्टि में पर्याप्त आकर्षण है। वे खामोश हो गए और अनजाने में ही सहमति से नजरों की अदला बदली करने लगे, क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि उन्हें जल्दी ही उसके लिए एक होनहार पति की तलाश करनी होगी और उनके इस नए सपने और विचार के परिणाम स्वरूप यात्रा के अंत में उनकी बिटिया सबसे पहले फटाक से अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी देह को हाथ ऊपर उठा उसने पूरा खींचा था। कहानी समाप्त। कहानी का नाम दी मेटामॉर्फोसिस। लेखक का नाम फ्रांज काफ्का। प्रीता शुक्ला की आवाज़ में।